आज हमें जो है CMS-03 मतलब GSAT-7R कुछ दिन पहले ही जो है इसरो 2 नवंबर को जो है 2025 में 2 नवंबर को अभी हाल ही में ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है CMS-03 जिनको GSAT-7R भी कहते हैं। ठीक है। इसका जो प्रक्षेपण है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। कई नज़र से महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है, जो GSAT जो 7R है या फिर CMS-03 जो है, ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि भारत की भूमि से और स्वदेशी तकनीक से प्रक्षेपित जो है ये सबसे भारी उपग्रह है। ठीक है। 4,410 किलोग्राम इनकी जो है वजन है। इतना वजनी उपग्रह और इतनी वजनी उपग्रह को जो है जो जीटीओ कहते हैं। जीटीओ मतलब जो है जियो सिंक्रोनस जो अर्थ ऑर्बिट है हमारा। ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भू स्थिर कक्षा, और लगभग समझ लो जो है इनको हम लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई में उनको हमने स्टेब्लिश किए हैं, प्रक्षेपित किए हुए हैं। ठीक है। तो उस कक्षा तक पहुंचाना, ठीक है, इतनी भारी उपग्रह को, और वो भी जो है स्वदेशी तकनीक से पहुंचाना, मतलब इसके पहले जो है भारत जो है ऐसे जब भारी उपग्रह को जो है प्रक्षेपित करना होता था तो उसमें 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई में, ये भू स्थिर कक्षा में, तो इसके पहले भारत जो है किसी दूसरे विदेशी जो है लॉन्च व्हीकल उनकी सहायता लेता था। जैसे कि इसके पहले भी हमने जो है भारी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं भारत के बनाया हुआ, मगर वो जो है सामान्यतः या तो जो है उनको जैसे कि उसका जो है एरियन 5, फ्रांस का जो है एक लॉन्च व्हीकल है एरियन 5। ठीक है। उनसे लॉन्च करते थे सामान्यतः जो है ये। ठीक है। कई में जो है रूस के जो सैटेलाइट, रूस के जो लॉन्च व्हीकल है उससे भी हेल्प लिए हैं, मगर ये हमने स्वयं से अपना स्वदेशी जो तकनीक, इंडिजीनियस भारत का जो है ऐसा बना हुआ लॉन्च व्हीकल से हमने इतनी भारी सैटेलाइट को हमने लॉन्च नहीं किया था। ठीक है। तो अब 2 नवंबर को भारत ने वो कर दिखाया। ठीक है, मतलब इसरो ने उनको कर दिखाया। तो इसी बेसिस पर जो है इसका जो महत्व है ये बहुत ज्यादा महत्व है। तो भारत एक प्रकार से जो है अब एक प्रकार से जो है इतनी भारी जो है उपग्रह को स्वदेशी तकनीक से प्रक्षेपित करने वाला देश की जो समूह है उसमें शामिल हो गया। राइट। तो एक प्रकार से क्या है, ये हमारा इंडिजीनियस है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इससे जो है भारत की जो है जो मेक इन इंडिया का जो ब्रांडिंग है, लेकिन इंडिया का जो विचार है वो और मजबूत भी हुआ, और इनके साथ साथ भारत में जो आत्मनिर्भरता है वो अब क्या है, बढ़ी है। ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीसेट जो है ऐसे कई जो है सिग्निफिकेंट उनकी भूमिका है। ठीक है। और GSAT-7R जो है इनकी कई सिग्निफिकेंट भूमिका है, इसका बहुत विशेष महत्व है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो है मैंने इस पर जो विशेष स्पेसिफिक डिस्कशन इस पर, ये जिससे जो है जो CGPSC में जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं हम उन चीजों को भी कवर करें। जैसे इस तरह से प्रारंभिक प्रश्न के संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इनको भी सॉल्व करने में सक्षम रहे। और इनके साथ साथ जो है मुख्य परीक्षा में, क्योंकि देखो मुख्य परीक्षा में जो है ये हमारे सिलेबस का जो पेपर 4 है, और पेपर 4 में जो है जो भाग 3 हिस्सा है जिसमें जो है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान उस वाले उस वाले हिस्से में है। और उसमें एक टॉपिक है वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास भारत में। तो स्वाभाविक ये क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है ये। ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी का है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, और एक प्रकार से क्या है, भारत में एक नई प्रकार की तकनीकी विकास है वर्तमान में ये। ठीक है। तो इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा आती है, विशेष रूप से जो है मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जो है जैसे कि इस प्रश्न जो है, तो मैंने जैसे कि इसका प्रश्न बना रखा है जैसे कि CMS-03 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो कम से कम हम इस लेक्चर के माध्यम से हम जब समझेंगे तो हम उस स्थिति में रहेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उनको भी हल कर पाए, और इनके साथ जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा प्रश्न पूछते हैं जैसे कि उसमें अब वो 4 नंबर की पूछ सकते हैं, 2 नंबर की भी हो सकता है, या 6 नंबर की भी हो सकता है, बड़े प्रश्न भी हो सकता है। तो कम से कम आइडियली जो है हमें CMS-03 उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको हम इस लेक्चर को बनाने सुनने के बाद में, समझने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में हम सक्षम रहे। वैसे ही दूसरा प्रश्न है इसमें, उपग्रह इसरो के द्वारा हाल में प्रक्षेपित उपग्रह CMS-03 के महत्व को रेखांकित करें। राइट। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे प्रश्न पूछे ऑलरेडी है। तो
इनके साथ साथ, ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है कि एक्चुअल में जो है अभी CMS-03 जो प्रक्षेपित किया है, इनका महत्व क्या है, इनका जो है, एक तो जो है पहले इनका जो है उपयोग के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, इनकी उपयोग किस लिए किया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक संचार उपग्रह है ये, ठीक है, एक संचार उपग्रह है, ये दूर संचार, दूर दूर रिमोट सेंसिंग की जो है ये सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाएगा। अभी सब बताऊंगा मैं बेसिक से लेकर के संचार उपग्रह क्या होता है, और जो है उसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी समझेंगे। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ एक प्रश्न इसमें क्या है कि CMS-03 का उपयोग, तो 2 नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो कम से कम जो है हम इसको पढ़ लेने के बाद में हम ये समझ पाएंगे कि ये CMS है उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और यहाँ तक कि जो है अभी जो उपग्रह CMS-03 जो प्रक्षेपित किया इसका महत्व क्या होगा, ठीक है। और साथ में जो है CMS-03 का उपयोग क्या कर सकते हैं, किन के क्षेत्रों में इनका और किस लिए उपयोग किया जाएगा, हम ये सब बातें समझेंगे, ठीक है। मगर इनके साथ साथ जो है इसमें मैं थोड़ा सा, चूंकि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित हमारी ये पहली क्लास है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी मतलब स्पेस पर्टिकुलर हमारी क्लास की हिस्सा नहीं है, तो क्लास के एडिशनल सेक्शन है ना एक्चुअल में वो, जिससे जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसलिए समझो कि क्लास का ये एडिशनल हिस्सा है ये। रेगुलर क्लास में तो बेसिक साइंस टेक्नोलॉजी तो पढ़ाएंगी इसमें, मगर उसके अलावा ये करेंट में जो न्यूज में आया, तो करेंट की न्यूज को कैसे हम ट्रेडिशनल चीजों से जोड़ करके देखें, तो हमारी समझ में दीजिए ना। तो इसी बेसिस पर जो है हम जो करेंट में जो समसामयिक घटना हो रहे हैं, जो कुछ जो मामले आ रहे हैं, हमें उस पर सोचना है, उस पर हमारी विचार बने रहे, हमारी समझ बने रहे, जिससे प्रारंभिक प्रश्न भी, साथ में जो मुख्य प्रश्न है हम उनको भी हल कर पाए, ठीक है। और साथ में अगर साक्षात्कार के लिए भी, तो उनको भी हम भी तैयार रहे उनके लिए। जैसे कि अभी CGPSC का जो है जो साक्षात्कार अभी क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, 10 तारीख से शुरुआत, 10 से लेकर 20 तक लगभग, और उसी बात पे उनके परिणाम भी आ जाएंगे, ठीक है, 24 का, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, हमें इसी तरीके से अभी हम अपनी तैयारी को शुरुआत और वहां से आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें जो प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार, सभी चीजों के लिए तैयार होना है। तो आसपास जो घटनाएं चल रही है, घटनाएं हो रही है, उससे उभरने वाले जो मुद्दे हैं, हमें उसकी मौलिक समझ होनी चाहिए। तो उन सब बातों को ध्यान में रखना है हमें। तो तैयारी मतलब केवल बस क्लास में आना और क्लास से वापस चले जाना पढ़ करके, बस उतने नहीं है, मतलब हमें जो है समझ लो कि सिलेक्शन तक जो है पूरी बातों को एक साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ में जो है पूरी तरह से, मतलब आपको हर तरीके से समझाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ वो, ठीक है। तो आप लोग ये तैयार ये करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक। तो स्वाभाविक है हम इस प्रकार से करेंट की जो चीजें हैं उनको भी लगातार लेते रहेंगे, और इनके साथ साथ इनका जो ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट है उनको भी कवर करूंगा मैं। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक तो क्या है, ये संचार उपग्रह है, ठीक है। तो अभी जो है CMS के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, CMS की बेसिक विशेषताएं क्या है इनको तो हम समझे ही समझेंगे, इनके महत्व को तो हम समझे ही समझेंगे, मगर इनके साथ साथ जो है हमें सबसे पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि जो ये जो सैटेलाइट जो बनाता है हमारे लिए, तो अभी वर्तमान में जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए, तो भारत में सैटेलाइट का जो निर्माण है वो इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इसरो की उनकी स्थापना के पहले, या फिर इसरो जो है, ये तो 2025 चल रहा है अभी ना, मगर इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ है, 15 अगस्त 1969 में हुआ, ठीक है। और उसके पहले जो है एक समिति के रूप में काम करता था हमारा जो स्पेस सेक्टर जो है ये। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो हमारे इसरो के गठन से लेकर के, एक तो इसरो के गठन की प्रक्रिया, और उसके साथ साथ जो है इसरो के गठन के बाद से जो है आज तक हमारा जो है हमने किस किस तरह के सैटेलाइट बनाए हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, उनका अलग अलग प्रकार से उपयोग भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमने जो है एक इनसेट प्रोग्राम चलाया संचार उपग्रह के रूप में, और वैसे जो है जो रिमोट सेंसिंग के रूप में हमने जो है IRS प्रोग्राम चलाया, ठीक है। तो हम उनको भी थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। इनके साथ साथ चूंकि ये जो सैटेलाइट है, और सैटेलाइट को जो है पृथ्वी के अलग अलग कक्षाओं में इनको जो है प्रक्षेपित किया जाता है, तो पृथ्वी की अलग अलग कक्षा क्या क्या होती है, और साथ में जो है पृथ्वी से उनको पृथ्वी से उनको जो है उस कक्षा में उनको पहुंचाना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, हमें रॉकेट चाहिए। तो रॉकेट का मतलब ये है कि हमारे पास लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान जिनको कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, तो हमने अलग अलग जो है पीढ़ी के हमने रॉकेट बनाए हैं,
ठीक है। SLV पहले असफल हुआ, ठीक है। SLV मतलब क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो असफल हुआ, कई असफल हुए। उसके बाद हमने जो है SLV 3 जब लॉन्च किए तब जाके सफल हुआ। उसके बाद फिर ASLV, एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिनको कहा गया। आगे चल करके हमने जो है PSLV हमने जो है निर्माण किया। उसके बाद फिर GSLV हमने निर्माण किया, उसमें कई एडवांसमेंट किए, तब जाकर के GSLV मैक 3 हमने बनाया। और उसी GSLV मैक 3 जिनको सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले में लॉन्च व्हीकल में से एक है ये, ठीक है, जिनको भी हम कहते हैं LMV3M5 कहते हैं। जिससे जो है इस CMS जिससे जो है जिससे इस CMS-03 को लॉन्च किया गया है। LVM3M5 कहते हैं ये, ठीक है। तो हमें उसको भी समझना है, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है ये जो जो उपग्रह के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये तो हमें पूरे बेसिक जो भी समझना है, मगर साथ में सबसे पहले में जानना है कि जो करेंट में सुर्खियों में रहा है वह क्या है, CMS-03 GSAT-7R, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं हम लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर सैटेलाइट क्या होता है और ये जो इसरो की स्थापना हमने कब किस प्रकार से किए हैं हम उनको भी समझेंगे। अब इसमें इसमें सबसे पहले जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें CMS-03 की बात कर रहा हूं मैं। CMS-03, अब ये जो CMS-03 जो है ये एक्चुअल में जो है बताया कि मैं 2 नवंबर 2025 को इनको लॉन्च किया गया, ठीक है। और एक्चुअल में जो है इनको एक इसको जो है GSAT भी कहते हैं। इनको जो है GSAT, इनको 7R भी कहते हैं। एक प्रकार से उनका दूसरा नाम है ये। अब दूसरा नाम का मतलब एक प्रकार से जो है ये जो है GSAT का, इसमें कई सीरीज हमारे पास में है। GSAT के जो है, GSAT मतलब क्या है, एक प्रकार से जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट ऐसा कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहते हैं एक्चुअल में इनको वो, ठीक है। तो एक्चुअल में भारत में जो है ऐसे कई हमने जो है इस सीरीज में कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कई सैटेलाइट लॉन्च किए। इसका मतलब क्या है, GSAT-1, GSAT-2, 3, 4 इस तरह सा, ठीक है। अब उसी क्रम में हमने जो GSAT-7 भी लॉन्च किए थे 2013 में। हमने GSAT-7 जो है 2013 में लॉन्च किए थे। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो GSAT है ये एक प्रकार से संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, संचार के सेवाओं में कर सकते हैं। संचार का मतलब ये है कि चाहे वह हमारे एयर नेविगेशन के लिए हो, ठीक है, हमारा जो है एरोप्लेन इन सब चीजों को नेविगेशन के लिए हो, चाहे समुद्री जहाज है उनके नेविगेशन के लिए हो, चाहे वहां हमारी सेनाओं में जो है संचार सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हो, ठीक है। या फिर वहां दूरदर्शन के लिए भी हो सकता है, या फिर जो है रेडियो या फिर मोबाइल इनके प्रसारण के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो संचार उपग्रह का मतलब इस तरह की सेवाएं दे रहे होते हैं। इनका जो है हम किसी भूमि के मानचित्रण के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। उनका हम भूमि के मानचित्रण के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें जब उसमें जो फॉरेस्ट का सर्वे होता है हम उसकी मैपिंग के लिए नहीं कर सकते, उनकी डेंसिटी को पता लगाने के लिए नहीं कर सकते। इसमें जो है जो जूलॉजिकल जो एक्टिविटी क्या हो रही है पृथ्वी के गर्भ में, जो है किस किस प्रकार के खनिज मौजूद है, इनके मैपिंग के लिए उनकी हम जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते। ये क्या है, हमें संचार सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। समझ में आ रहा है ये। तो इस प्रकार से जो है ये जो उपग्रह है हमारा, जो CMS-03 जो है, CMS-03 जो है, तो एक प्रकार से क्या है, ये पुराना हमारे पास में GSAT-7 जो हुआ करता था उनका स्थान लेगा। ये एक्चुअल में GSAT-7 जो हुआ करता था उनको स्थान लेगा। इसीलिए जो है इनको नाम भी दिया गया है GSAT-7R। उनको रिप्लेस करेगा, उनको रिप्लेस करेगा। तो इसीलिए क्या है, इनको GSAT-7R भी कहते हैं, ठीक है। और जो CMS-03 जो मैं कह रहा हूं ये एक्चुअल में इसरो के द्वारा दिया गया एक पॉपुलर नाम है, उनका मिशन है। ये एक्चुअल में क्या है, इसरो का मिशन है। ये इसरो के द्वारा जो दिया गया नाम क्या है, वो CMS-03 है। और जो एक्चुअल में टेक्निकल नाम जो है वो क्या है, GSAT-7R है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी सैटेलाइट हमने जो लॉन्च किया उसके बारे में थोड़ी सी बस ये जानकारी है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि
इसको हमने लॉन्च किए हैं। तो लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है ना। प्रक्षेपण यान कहते हैं। प्रक्षेपण यान का मतलब, यान का मतलब किस प्रकार से क्या है, एक जहाज मान के चलो, एक रॉकेट एक तरह से। तो जो कोई भी सैटेलाइट है उनको तो हमें अंतरिक्ष में भेजना है ना, पृथ्वी की अलग अलग कक्षा में भेजना है। और वो भी अगर मान लो जो है उनको, और वो भी उनको अगर मान लो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको भेजना है, तो स्वाभाविक है उसमें कोई बहुत शक्तिशाली जो है रॉकेट की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक्चुअल में जो है जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, पृथ्वी की अलग कक्षा में सैटेलाइट को जिससे लॉन्च किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल एक्चुअल में क्या हुआ कि वो एक प्रक्षेपण यान है कि पृथ्वी की अलग अलग कक्षा में किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। तो एक प्रकार से उनको कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी जो है चूंकि इनको बहुत ऊंचाई में और जो है 4,410 किलोग्राम भारी वजनी उपग्रह है। ठीक है, अब इतना भारी वजनी उपग्रह को अगर मान लो वो भी 35,000 की ऊंचाई पर, 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर प्रक्षेपित करना है, तो बहुत भारी जो है लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी ना, जिनकी क्षमता क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक है, तो इसके पहले जो है भारत जो है, जब कोई भारी सैटेलाइट जब लॉन्च करना होता था, तो सामान्यतः जो भारत जो है, जो एरियन 5 है, फ्रांस का जो है जो लॉन्च व्हीकल है एरियन 5, समाता उनका प्रयोग करते थे। और समाता जो फ्रेंच गुआना करके एक देश है और वहां पर जगह है उनका जो है, जो स्पेस सेंटर है वहां पर, फ्रांस के वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं उनको उपयोग करते हैं, उनका अधिकार है। वो अंतरिक्ष केंद्र है नौरू, फ्रेंच गुआना देश है और वहां पर एक अंतरिक्ष केंद्र है, स्टेशन है, उसे बोलते हैं नौरू, वो जगह का नाम है। तो वहां से लॉन्च करते थे एक्चुअल में वो। ठीक है, मगर इस बार जो है हमने किसी और देश के जो है लॉन्च व्हीकल से हमने कोई इनको प्रक्षेपित किए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही खासियत है, क्योंकि हमने अपने खुद के जो है स्वदेशी तकनीक बनाए इतनी भारी वजन उपग्रह को जो है प्रक्षेपित करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्वदेशी तकनीक है हमारा, और स्वदेशी तकनीक से हमने जो है एक लॉन्च व्हीकल बनाया, बहुत भारी सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए। 4,410 किलोमीटर 10 किलोग्राम वजनी जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए पहले भी हमारे पास में जो है, जैसे कि चंद्रयान 2 में हमने जो है चंद्रयान 2 को जो है बहुत, भी तो वजन मगर क्या बहुत दूर तक उनको लॉन्च किया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रयान 2 को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए वैसे जो है थोड़ा सा भारी सैटेलाइट का हमने लॉन्च किया, उपयोग किया था, जिससे जी सेट को यूज किया था हमने ये। तो वैसी सेम जो है जेएसएलवी का उपयोग किया गया था। तो वैसी जो है हमारे पास में जो है भारी जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए पहले, ठीक है, थोड़ा भारी थोड़ा वजनी की बात कर रहा हूँ, तो पहले जो है जीएसएलवी का प्रयोग करते थे हम ये। इनकी बात कर रहा हूं मैं, जीएसएलवी, जीएसएलवी, उसको नाम दे जेएसएलवी मैक 3 कहते थे ये। जेएसएलवी मैक 3, जेएसएलवी मतलब क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से जो है भारी उपग्रह को जो है प्रक्षेपित करने के लिए हमने इनको बनाया था। ठीक है, मगर इतनी भारी मतलब 4,400, 4,000 जो है 410 मीटर किलोग्राम की वजनी उपग्रह को वो, तो उनको प्रक्षेपित करने के लिए इस तरह के जो हैवी जो लॉन्च व्हीकल है, जिनको आजकल जो है हम इस थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में जिनको कहते हैं, तो आजकल इनको अब जीएसएलवी मैक 3 के नाम से नहीं पुकारते हैं। आजकल इनको जो है LVM3, LVM3, LVM3M5, ये उनका टेक्निकल नाम है ये। ठीक है, एक प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, ये लॉन्च व्हीकल है LVM3M5, जिनको पहले समानता जो है इनको क्या बोलते थे, जीएसएलवी मैक 3 के नाम से जाना जाता था। तो एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो हमने जो है इस भारत के जो है सबसे शक्तिशाली जो है रॉकेट, जिनको पॉपुलर तरफ से उनको जो है बाहुबली कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बाहुबली भी कहते हैं। किसको, जी LVM3M5 को। एक प्रकार से इनको भारत का जो है
बाहुबली भी कहते हैं। और बाहुबली जानते हैं, ठीक है, बड़ा शक्तिशाली, मतलब क्या है, निगेट करता है कि हाँ बाहुबली, इस प्रकार से। तो इसीलिए जो है इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए भारत के सबसे जो है शक्तिशाली जो रॉकेट है, ठीक है, GSLV मैक 3, या फिर यहां कहा जाए LVM-3M5, इसका प्रयोग किया गया। और सभाई के जब लॉन्च करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, लॉन्च व्हीकल तो चाहिए, मगर साथ में किनका है, लॉन्च पैड चाहिए, उन जगह जहां पर वहां से उनको, जहां से उनको प्रक्षेपित किया जाता है। तो हमारे पास में क्या है, एक तो हमारे पास में इसरो का जो है इस तरफ क्या है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सार, ठीक है, श्री हरिकोटा में जो है, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो कहां पर, इस तरफ क्या है, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा, ठीक है, और वहां छोटा द्वीप भी है, श्री हरिकोटा द्वीप है, और उस द्वीप में जो है वहां पर हमने एक अंतरिक्ष केंद्र बना रखे हैं। यहाँ पर एक प्रकार से हम अंतरिक्ष केंद्र बना रखे हैं जिनको कहते हैं श्री सतीश धवन, श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसमें, और कहां पर की बात कर रहा हूं मैं, श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये छोटा सा आइलैंड है, द्वीप एक्चुअल में ये, और इसमें हमने क्या है, जो हमने अपना जो है अलग अलग जो उसमें स्पेस सेंटर बना रखे हैं हमने, और स्पेस सेंटर में वहां पर क्या है, लॉन्च पैड है हमारा, जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, यहां से हमने जो है ये जो LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल हमारा, इसको हमने जो है, इससे हमने जो इस तरफ जो CMS-03 है उसको प्रक्षेपित किया, ठीक। एक प्रकार से क्या हुआ कि ये हमारा प्रक्षेपण सफल भी रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें थोड़ा सा देखना है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है GSAT-7 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। GSAT-7 जो है ये 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, फ्रेंच गुआना में, जैसे बताया मैंने, नौरू से प्रक्षेपित किया गया था, एरियन 5 से। और ये जो है एक प्रकार से कहा जाए तो वो संचार सेवाएं उपलब्ध करवाता था हमें, मगर अब जो है, अब वो जो GSAT जो 7 था, अब उनकी चूंकि जो जीवन काल है वो समाप्त तो हो गया है, अब उसके स्थान पर हम जो है दूसरा सैटेलाइट, ठीक है, CMS-03 लॉन्च किए, इसीलिए इनको GSAT-7R भी कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, एक ये संचार उपग्रह है जिसमें कई बैंड है, जिसमें कई बैंड है, कई बैंड के मतलब क्या बोलते हैं इसको, मल्टी बैंड। मल्टी बैंड कहने का मतलब ये है, इसमें वो अलग अलग जो है फ्रिक्वेंसी की जो है उनके उसके जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की उनकी सेवाएं हैं, ठीक है। जैसे कि सी बैंड, बैंड का मतलब ये है कि उसमें वो अलग अलग जो है रेंज के जो है उसके बैंड मिलते हैं। बैंड का मतलब एक प्रकार से क्या है, वो एक पट्टी स्पेक्ट्रम की समझ लो वो, ठीक है। तो तरंगो है ना बेसिकली ये, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। ट्रांसपोंडर का मतलब ये है कि जो संदेश लेते हैं और भेजते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोंडर, ठीक है। बताऊंगा सब बेसिक बेसिक चीजों को बताऊंगा मैं, हमें बेसिक भी समझना है और साथ में जो करंट में घटनाक्रम हुआ है उनको भी समझना है। तो एक तो बताया मैंने कि क्या है, मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। ये जो CMS-03 जो है एक्चुअल में क्या है, ये मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, ठीक है। मल्टी बैंड संचार उपग्रह, इसका मतलब ये है कि इसमें कई बैंड है। कई बैंड का मतलब जैसे कि उसमें बैंड जो होते हैं अलग अलग, जैसे एक बैंड को बोलते हैं का बैंड बोलते हैं, का बैंड, ठीक है। ये सब टेक्निकली नाम है इनको वो, ठीक है। का बैंड कहते हैं, एस बैंड भी होता है, ठीक है, एक सी बैंड भी होता है। तो ये सब अलग अलग बैंड है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी के वेव्स होते हैं, उनके बेसिस पर जो है उनकी सर्विसेज जो है अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। और जो कोई सैटेलाइट अगर ज्यादा बैंड का है, मल्टी बैंड का है, तो उसमें उसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें जो साउंड, आवाज, आवाज के साथ साथ उसमें जो फोटोग्राफी होती है, ठीक है, और साथ में जो है रिकॉग्नाइज करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो मल्टी बैंड, जिनकी जो सैटेलाइट मल्टी बैंड है तो उनका जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। और ये जो जो CMS-03 जो है, एक प्रकार से बताया मैंने कि मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, ठीक है। और ये भारत के जो है पूरे जो भूभाग है, भारत के भूभाग का मतलब ये पूरे भारत का जो भूमि भूमि वाला हिस्सा है, इनके साथ साथ जो समुद्री क्षेत्र,
इनके साथ साथ हमारा समुद्री क्षेत्र है, भारत से जुड़े समुद्री क्षेत्र मतलब कौन सा, हिंद महासागर, इस तरह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इस पूरे क्षेत्र में, इस विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी संचार की सेवाएं देने वाले हैं। अब संचार की सेवाएं किसको देंगे ये, तो स्वाभाविक है अब समुद्री क्षेत्र में किनको सेवाएं देंगी, वहां पर जो हमारे वहां पर समुद्र में जो है जहाज चलते हैं ये, ठीक है। समुद्री जहाज के मतलब क्या हुआ, हमारे लिए युद्धपोत भी हो सकता है, हमारा कार्गो भी हो सकता है, हमारे यहाँ तक कि उसमें जो है उस तरफ जो नेवी है, कोस्टल गार्ड है, उनको सेवाएं देंगे। मतलब ये है अब उनको जो है रियल टाइम बेसिस पर जो है उनको संचार, और वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जो है इस GCMS-03 के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी भी हो सकता है, हमारा युद्धपोत भी हो सकता है, हमारा कोई उसमें सामान ले जाने वाला लाने वाला जो है कोई हमारा जो है बड़ा जिसमें कंटेनर जहाज भी हो सकता है ये, ठीक है। और तो और नेवी का भी हमारा जो है पूरा कोस्टल गार्ड का भी हमारा जो है पूरे संचार उपग्रह क्या हमारा मजबूत होगा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इससे फायदा ये है कि हमारा जो है जो कोस्टल रीजन है या समुद्री सेना है, हमारी नौ सेना है, उसको और मजबूती मिलने वाली है। तो इस प्रकार से जो है इसके कई महत्व है। तो सबसे पहले बेसिक बता दूं मैं कि ये जो CMS-03 जो है ये कितने वजन की बात कर रहा हूं मैं, 4410, इसका जो वजन है 4410 किलोग्राम वजनी है, ठीक है। ये बहुत भारी सैटेलाइट है, ठीक है। इस प्रकार से सैटेलाइट जो है ये बहुत भारी सैटेलाइट है ये, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है एक्चुअल में जो है इनको GTO कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना है। GTO, GTO कक्षा कहते हैं, इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं ये जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये पृथ्वी की एक कक्षा का नाम है एक्चुअल में, ये जिनको बोलते हैं भू स्थिर कक्षा। इसको बताऊंगा भू स्थिर कक्षा क्या होती है, उसको बताऊंगा मैं एक्चुअल में, भी आगे हम कक्षा से पढ़ेंगे इसमें थोड़ी देर बाद में, पर बताऊंगा इसको मैं कि भू स्थिर कक्षा क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें जब कई उपग्रह लॉन्च करते हैं तो कई प्रकार के उसमें अलग अलग कक्षा में उनको लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको भू स्थिर कक्षा, जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं एक्चुअल में, ये ऑर्बिट कहते हैं। तो एक प्रकार से अगर ऐसा कहा जाए तो जैसे कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रहा है ना, अपनी जगह पर घूर्णन कर रहा है, ठीक है। तो जब पृथ्वी जब घूर्णन कर रहा है, तो पृथ्वी जब घूर्णन कर रहा है, अगर कोई जो सैटेलाइट, अगर मान लो पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है ये, तो उसी अगर मान लो उसी स्पीड से अगर मान लो उपग्रह अगर घूमे, ठीक है, तो स्वाभाविक है उस उपग्रह से जो है अगर उस पृथ्वी को देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उपग्रह वो पृथ्वी हमेशा क्या है, स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही स्पीड से घूम रहे हैं ना। तो एक ही स्पीड से घूम रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो स्थिर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो उपग्रह होते हैं उसे बोलते हैं भू स्थिर, ठीक है। तो उस कक्षा से प्रक्षेपित किया जाता है उसे बोलते हैं भू स्थिर कक्षा, इस तरह से। तो ये क्या है, GTO जो है उसमें इनको इनको उसमें वहां पर उनको लॉन्च करना था ये, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये तो बहुत बेसिक बात हुआ। तो एक प्रकार से क्या हुआ, एक लॉन्च व्हीकल, हमने लॉन्च व्हीकल कौन सा प्रयोग किया इसमें, LVM-3, ये लॉन्च व्हीकल है हमारा, ये प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल। तब इस प्रकार से जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसे बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो हम CMS-03 जो लॉन्च किए हैं, इसकी जो है क्या विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताएं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो विशेषता ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो है मल्टी बैंड संचार उपग्रह के रूप में काम करे, ठीक है। तो किस प्रकार का उपग्रह हो गया, ये संचार उपग्रह हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम जो है दूरदर्शन के लिए भी कर सकते हैं,
रेडियो के प्रसारण के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के लिए भी कर सकते हैं, राइट। इनके साथ साथ तो ये तो जो है आम लोगों की भी हो सकता है की बात कर रहा हूँ ना अभी मैं इसके लिए किसके प्रयोग कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो संचार उपग्रह होता है, तो संचार उपग्रह का मतलब क्या है, इस तरह की सेवाएं। अभी हम इसको डिफेंस के लिए प्रयोग करें उन सूचनाओं का, या फिर जो है हम आम लोगों की सुविधाओं देने के लिए प्रयोग करें, तो संचार उपग्रह जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है संचार उपग्रह में संचार को, सूचना को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, उसमें कई अलग अलग बैंड का प्रयोग किया जाता है, कई अलग अलग जो है फ्रिक्वेंसी के वेव्स का प्रयोग किया जाता है, तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कह रहा हूं इनमें कि ये जो CMS-03 जो है, ये एक्चुअल में एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये जो है एक मल्टी बैंड, ये संचार उपग्रह है, ठीक है। अब मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, इसका मतलब इसमें कई बैंड है, इसमें जो है कई बैंड, कई बैंड का मतलब जैसे कि इसमें सी बैंड, एक बैंड इसको क्या बोलते हैं, सी बैंड कहते हैं, ठीक है। और एक बैंड वैसे बोलते हैं, एक ऐसे बोलते हैं एक्सटेंडेड सी बैंड, ठीक है, और एक बोलते हैं उनको कू बैंड। तो कोई ये सब एक टेक्निकल शब्द है एक्चुअल में, तो बस इतना ही समझना है एक्चुअल में कि एक सी बैंड होता है, ठीक है, और सी जो है एक्सटेंडेड, ठीक है, और वैसी जो है एक क्या होता है, कू बैंड। ये टेक्निकल नाम है, प्रकाश जी कह सकते हैं कि इसमें ये अलग अलग जो है यही ब्रेड इनका इनका बैंड है ये, ठीक है। तो चूंकि क्या है, ये मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्षमता है, तकनीकी जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। मतलब इसमें जो है हमने ऐसे कई अलग अलग ट्रांसपोंडर प्रयोग किए हैं, ट्रांसपोंडर शामिल किया गया, एक टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर। तो ट्रांसपोंडर का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक, चलो लॉन्च व्हीकल, एक छोटा सा समझने पहले के लिए हमने, ये हमारा जो है, चलो ये एक प्रकार से लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर हमने जो है LVM-3M5, ऐसा बस समझने के लिए ये, ठीक है। इस तरह से हमने, चलो ये हमारा इस लॉन्च व्हीकल है ऐसा मान के चलिए, समझने के लिए। फिर ऊपर ये जो सेटेलाइट हमारे यहाँ पर होता है ना, तो इसे बोलते हैं पेलोड, उसे क्या बोलते हैं, पेलोड। और पेलोड में जो है हम यहाँ पर जो है अलग अलग ऐसे जो है इसमें हमारे उसमें उपकरण लगे होते हैं, इसी में तो रहेगा ना, ठीक है। तो इसमें जो है कई उपकरण लगे होते हैं, उनमें से एक जैसे कह रहा हूं ट्रांसपोंडर, एक जैसे मैं कह रहा हूं क्या है, ट्रांसपोंडर। तो ट्रांसपोंडर का मतलब ये है कि यहां से हम कुछ सूचना भेजेंगे उनको, तो वो ट्रांसपोंडर जो है उनको ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, उस पर अपना जो है एनालिसिस करेगा कि उनको वापस कहां पर भेजना है, ठीक है, अब उनको वापस भेज देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोंडर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ट्रांसपोंडर जितना ज्यादा होगा, जितना शक्तिशाली होगा, उतनी अधिक तेजी से वो डेटा को रिसीव कर सकता है और तेजी से उनका प्रोसेसिंग करके डेटा को भेज सकते हैं। तो ऐसी क्या है, तो ट्रांसपोंडर का मतलब ये है, तो ये ट्रांसपोंडर जो होते हैं वो कई बैंड के लगे होते हैं, वो उसी की बात कर रहा हूं। तो वैसे सी बैंड, सी एक्सटेंडेड बैंड, कू बैंड की ट्रांसपोंडर है इसमें ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इनकी जो है जो डेटा को एनालाइज करने का, डेटा को भेजने का, ठीक है, उनकी जो क्षमता है वो भी रियल टाइम बेसिस पर, बिना समय गंवाए, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर इनको जो है सूचनाओं को भेजने की क्षमता इनकी ज्यादा ही है। इसका मतलब ये है कि आवाज को भी, डेटा को भी और वीडियो को ये बहुत तेजी से एक साथ भेज सकते हैं। इससे जो है उसमें जो किसी प्रकार से अशुद्धि या कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहती है। और यदि मान लो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई सूचना अगर मान लो जो है बहुत तेजी से भेजना है, ठीक है, और यदि मान लो उसमें किसी प्रकार से देरी हो रही है, और वही सूचना अगर मान लो कोई दूसरा देश के सैटेलाइट के माध्यम से अगर हम भेजते हैं,
और मान लो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुआ, सेंसिटिव सूचना अगर हुआ, और यही अगर मान लो कोई दूसरे देश या कोई दुश्मन देश के हाथ में लग गया, तो हमारी तो काफी समस्या हो सकता है ना। इसीलिए जो है भारत जो अपनी स्वयं की जो संचार उपग्रह है, स्वयं की अपनी जो संचार जो टेक्नोलॉजी है, हम उनको स्वदेशी बनाएं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसी और देश पर निर्भर रहेंगे तो उस सूचना का हो सकते हैं वहां गलत प्रकार से उपयोग करें। तो इस प्रकार से जो है ये मल्टीबेंड संचार उपग्रह जो है हमने लॉन्च करके, विकसित करके, हमने जो है एक प्रकार से अगर कहा जाए तो रियल टाइम बेसिस पर, रियल टाइम की बेसिस मतलब क्या है, वास्तविक समय कहते हैं। रियल टाइम की बेसिस का मतलब जैसे मैंने सूचना भेजा, डेटा मैंने यहाँ जैसे ही वहां पर उसका मैंने उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर के तुरंत बाद वहां सूचना दूसरे जगह तक पहुंचना चाहिए उतनी स्पीडली, उसी टाइम पे। ये ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ भी भेज दिया गया, वो पहुंचने में उनको 10 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, तो उसमें क्या होगा, वो तो फिर समय की बर्बादी हो गया। और वैसे भी तब तक उसमें अगर कोई बड़ा सेंसिटिव अगर मुद्दा है तो वो क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है। इसीलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम बेसिस पर आवाज, डेटा और वीडियो जो है एक साथ पहुंचे। हमें ऐसा जो है सैटेलाइट की आवश्यकता था। इसीलिए इसरो ने जो है ये मल्टी बैंड संचार उपग्रह CMS-03 का निर्माण किया, ये विकसित किया उन्होंने, ठीक है। तो इससे जो है भारत की जो संचार जो क्षमता है हमारी, और विशेष रूप से जैसे मैंने बताया कि ये जो उपग्रह है ये पूरी भारत का जो भूभाग है, और भारत की भूभाग के साथ साथ ये समुद्री क्षेत्र है हमारा, हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, उसमें जो है संचार सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो नौसेना है उनकी जो शक्ति है, भारत की जो है रणनीतिक जो क्षमता है इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, वो क्या है, बढ़ी है। इसके महत्व को रेखांकित करता है ये। तो एक प्रकार से पहली बात तो ये हुआ कि इनकी विशेषता क्या है कि मल्टीबेंड संचार उपग्रह है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये जो है इनको दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि इनका भार और इनको जो है लॉन्च क्षमता है इनकी, इनके भार मतलब वजन, और इनका जो है जो प्रक्षेपण क्षमता, भार और क्या है, प्रक्षेपण क्षमता। भार का मतलब किसकी बात करूं, इनकी वेट, इसकी वेट, इस सैटेलाइट की वेट, ठीक है। तो इस उपग्रह CMS-03 का वेट कितना, जैसे ना कि 4400 किलोग्राम का है, मतलब समझो कि इतना वजनी उपग्रह है हमारा ये। अब इस इतनी वजनी उपग्रह को 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको भेजना है। कितने किलोमीटर कह रहा हूं मैं, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई में ये पृथ्वी से ये, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीटीओ ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं जीटीओ। जीटीओ मतलब क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर कक्ष ऑर्बिट, ठीक है। तो उनकी ऊंचाई मतलब कितना, 35,000 जो है 786 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पर उनको लॉन्च करना है हमें। तो इतनी ऊंचाई पर लॉन्च करना है तो इनका वजन कितना, 4,410 किलोग्राम का, इतनी वजनी उपग्रह है। देखो ये भारत की स्वदेशी तकनीक से जो है इतनी वजनी उपग्रह का जो है भेजना ये पहली बार हुआ है। तो इससे जो है भारत की, और विशेष रूप से इसरो की बात करें, अब इसरो मतलब क्या है, भारत की जो है जो तकनीकी क्षमता है उसको मजबूती मिला है। तकनीकी जो क्षमता मतलब क्या हुआ, हम स्वदेशी तकनीक विकास किए हैं, हमारा खुद का इंडिजीनियस है ये किसी और देश की सहायता से नहीं बना रहे इतनी हैवी सैटेलाइट। एक तो सैटेलाइट हमने इतना हैवी बनाया भी है, और इतनी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इनके जो प्रक्षेपण यान, तो प्रक्षेपण यान के मतलब किनकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो है LVM-3, LVM-3, LV3, M3, M5, ये जो लॉन्च व्हीकल है हमारा, तो ये लॉन्च व्हीकल अपने आप में क्या है, काफी शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। अब इतनी शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल जिससे जो है हमने 4,410 किलोग्राम वजनी सीमेस सैटेलाइट को हमने 35,000 जो है 786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये इतने उपग्रह पर हमने लॉन्च किया ना, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, ये भारत की जो है इतनी वजनी उपग्रह को जो है इस जीटीओ
में लॉन्च करने की क्षमता को भी रिप्रेजेंट कर दिया। और एक प्रकार से ऐसी क्षमता हासिल हासिल किसने किया? भारत ने किया, और भारत में इंडिजिनियस बना करके किया। तो इससे जो है भारत में जो मेक इन इंडिया की जो है विचार है वो और मजबूत हुआ। कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक सफलता भी कह सकते हैं। ये इसरो की तो सफलता है ही, भारत की सफलता तो है ही। तो भारत सरकार का जो है, जो भी मेक इन इंडिया की जो ब्रांडिंग करता है, वो कह सकते हैं उनके थोड़ा सा और मजबूत हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत जो है स्वदेशी तकनीक से इतनी हैवी सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर लिया। तो भारत की एक प्रकार से क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यदि मान लो जो है हम इस प्रकार से जो पूरी भारत की भूमि, अब भारत की भूमि मतलब पूरी भारत की पूरी क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत की भूमि के साथ साथ जो है, ठीक है, तो एक प्रकार का है, तो भारत की भूमि से जो है पहली बार इतना भारी उपग्रह को हमने भेजे हैं, हमने वो क्षमता हासिल कर लिया। ठीक है, अब इससे और कहां पर भेजे हमने? जीटीओ ऑर्बिट में। जीटीओ मतलब बोलते हैं इनको जो है इस सैटेलाइट को हमने कहां प्रक्षेपित किया? जीटीओ में। अब जीटीओ का मतलब क्या है? जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, एक प्रकार से जो इनकी जो ऊंचाई होती है, जो कक्षक ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की ऊंचाई में इनको हमने उसको स्टेब्लिश किया, मतलब उनको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और इसी को ये जो कक्षा होती है पृथ्वी की, उससे बोलते हैं भू स्थिर कक्षा। इनको बोलते हैं भू स्थिर कक्षा। आइए बताऊंगा भू स्थिर कक्षा, पृथ्वी में अलग प्रकार से कक्षा जो होते हैं उन सबको बताऊंगा मैं। तो भू स्थिर कक्षा का मतलब इसको बहुत सामान्य अगर हम समझे, तो जैसे कि हमारा पृथ्वी है, थोड़ा सा नहीं बन पाया, ठीक है, इस तरह से चलो पृथ्वी अगर मान लो, और तो ये इसमें क्या है, इक्वेटर, विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, और यदि अगर मान लो कोई सैटेलाइट, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है खुद पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, एक चक्कर कितने घंटों में? 24 घंटे। एवरेज अगर मान के तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है ना वहां अपनी अक्ष पर। अपने अक्ष का मतलब क्या है? जैसे कि ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो एक प्रकार से इनको अगर ऐसा कर कहा जाए, इस तरह से, अब थोड़ा ज्यादा हो गया एक्चुअल में, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से तो झुका हुआ है अपनी कक्षा में ये। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए, तो यदि हम कोई अगर सेटेलाइट, तो पृथ्वी एक्चुअल में क्या है, ये ये पश्चिम से पूर्व खुद घूम रहे हैं ना, इस प्रकार से ये। ठीक है, और वो अपने अक्ष में जो है वो कितने घंटे चक्कर पूरा करते? एक चक्कर 24 घंटे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई सैटेलाइट को, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कोई सैटेलाइट को हमने यहाँ पर विषुवत रेखा वाली कक्षा में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, हमने यहाँ पर उनको लॉन्च कर दिया। मान के चलिए कि चलो ये 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई है। ठीक है, हमने यहाँ पर इनको लॉन्च कर दिया। अब इनको हमने जो लॉन्च किया 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये जो है क्या है, ये जो है इनकी हमने स्पीड, इस उपग्रह की हमने इस प्रकार से सेट कर रखा है कि ये जो उपग्रह है जिस स्पीड से पृथ्वी जो है घूम रही है, उसी स्पीड से जो है ये उपग्रह भी घूमे। इसका मतलब ये है कि अगर ये उपग्रह, अगर वो पृथ्वी का चक्कर जो है, जिस पृथ्वी का चक्कर उसी घूर्णन कक्ष में लगाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रहा है ना, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर में, तो स्वाभाविक है अगर उसी स्पीड से अगर मान लो वो सेटेलाइट अगर घूमता है, वहां चक्कर लगाता है साथ साथ, तो यहां से अगर उनको देखेंगे या फिर सेटेलाइट से अगर कोई हम यहाँ देखेंगे, तो उनसे क्या होगा, वो स्थिर दिखाई देगा। तो स्वाभाविक रूप से जो है वहां से किसी क्षेत्र को फोकस करके वहां से सूचनाओं को लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस उपग्रह को क्या बोलते हैं, इसलिए उपग्रह को क्या बोलते हैं? भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह। राइट, इस तरह का। तो ऐसी समझ लो जो है, जो ये जो जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को हमने जो है कहां पर लॉन्च किए हैं? जीटीओ में लॉन्च किए हैं। और जीटीओ में लॉन्च करने का मतलब ये है उनको हम 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई में लॉन्च किए हैं।
ठीक है, इस तरह से ये, तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ठीक है, इतना वजनी उपग्रह को इतने हैवी सैटेलाइट से लॉन्च करना, ये एक्चुअल में क्या कह सकते हैं, ये भारत के लिए क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वदेशी तकनीक को एक प्रकार से मजबूत हुआ है कि हम इतने हैवी सैटेलाइट को जो है अपने स्वदेशी तकनीक से हम लॉन्च कर सकते हैं और सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गया उनकी दूसरी विशेषता। अब तीसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो इनकी विशेषता कहा जाए, तीसरी विशेषता है इनका वो, तीसरी विशेषता ये है कि इनकी कवरेज और इनका उद्देश्य। कवरेज का मतलब क्या है, कवरेज और इनका उद्देश्य देखो, ये भारत की मुख्य भूमि हो गया, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, और ये इक्वेटर वाला क्षेत्र हो गया, तो ये भारत की मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि में से उनको सूचनाएं मिलनी ही है, उनमें तो संचार सेवाएं देंगे ही देंगे। इनके साथ साथ ये पूरे जो समुद्री क्षेत्र है हमारा, और इनके साथ साथ जो है जो इंडियन ओशियन रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन मतलब क्या है, हिंद महासागर के जो क्षेत्र है, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ जो है अरब सागर, ये तो है ही अरब सागर वाला क्षेत्र। मतलब एक प्रकार से क्या है, जो पूरी जो भारत की जो मुख्य भूमि प्लस जो समुद्री और महासागरी जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में जो है वहां संचार सेवाओं को उपलब्ध, पूरे क्षेत्र को कवर करके इतने कवरेज इनका कहां तक है, तो ये समुद्री क्षेत्र प्लस ये महासागरी क्षेत्र, हिंद महासागरी वाले क्षेत्र प्लस ये भारत की पूरी भूमि, इतना इनका जो कवरेज क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र में संचार की सुविधाएं जो है यहाँ उनको उपलब्ध करवाने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आंतरिक भागों में तो होंगे ही होंगे, इनके साथ साथ जो समुद्री क्षेत्र में, और समुद्री क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, पनडुब्बी है, हमारा युद्धपोत भी हो सकता है, हमारा जो है कोई कार्गो शिपमेंट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वहां पर हमारा जो नेवी है, नौसेना है, कोस्टल गार्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो सुरक्षा तंत्र जो है, अब वो भारत के स्वयं अपने स्वदेशी तकनीक पर जो है पूरी तरह से अब निर्भर हो जाएगा। हमें किसी और देश के जो है तकनीक पर जो है, संचार के लिए किसी और देश की तकनीक पर हमें जो है निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। एक प्रकार से क्या है, तो इनका कवरेज कहां तक है, इनका कवरेज जो है भारत की संपूर्ण के साथ साथ, इनके साथ साथ जो है जो और महासागरीय क्षेत्र, और महासागरीय क्षेत्र मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, जहां पर, जहां जो हमारे लिए क्या है, भारत की सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है भारत की जो हिंद महासागर में जो पकड़ है हमारी, ठीक है, हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, हमारी जो रणनीतिक जो है पहुंच जो है, वो क्या है, मजबूत हुआ। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि कवरेज तो यहाँ भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ, भारत के पूरे संपूर्ण भूमि प्लस साथ में जो समुद्री और जो महासागरीय क्षेत्र है हमारा, इतने बड़े क्षेत्र में इनकी कवरेज है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका उद्देश्य, क्या पर्पस। स्वाभाविक है, जब कोई भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनका एक बेसिक पर्पस तो होता है ना, ठीक है, तो इसका भी क्या बेसिक पर्पस क्या है, तो बताइए, इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में वास्तविक समय में, वास्तविक समय मतलब क्या है, रियल टाइम बेसिस कहते हैं। रियल टाइम का मतलब क्या है, जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मोबाइल में बोलते हैं ना, मोबाइल में जैसे कि मैंने कोई पैसा ट्रांसफर किया दूसरे को, वो ठीक है, तो तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि और समय ले रहा है, उसे बोलते हैं रियल टाइम बेसिस पर, वास्तविक समय में। तो वास्तविक समय में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि विश्वसनीय, बिल्कुल बिलीवेबल करनी चाहिए। विश्वसनीय मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर विश्वसनीय, और जो है उच्च क्षमता की है, उच्च क्षमता वाली क्या दे, वो संचार सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। मतलब इनकी जो है सेवाओं पर हम जो है पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत उच्च क्षमता वाली है, पूरी विश्वास, पूरी तरह से विश्वास, क्यों, क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ है। अगर वो सैटेलाइट अगर किसी और देश के पास के, अगर किसी और देश से अगर सेवाएं ले रहे होते हैं हम वहां पर संचार के लिए, तो हम हो सकता है कि हमें वो गलत सूचना भी दे सकते हैं, तो उस पर तो 100% बिलीव नहीं किया जा सकता था ना, मगर चूंकि हमारा खुद का बना हुआ है,
इस पर किसी और का नियंत्रण किसी का नहीं है। इसमें संपूर्ण नियंत्रण खुद का क्या है, खुद का है। तो स्वाभाविक रूप से जो है इसमें किसी प्रकार से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव डेटा जो है किसी और के पास जाने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर मतलब समझ क्या कि पूरा नियंत्रण हमारा खुद का है। ठीक है, अब खुद का है इसका मतलब ये है कि हमारी इससे जो है, जो हमारा जो खुद का जो है, जो संचार जो तकनीक है उनकी विश्वसनीयता ही बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो है उस संचार तकनीक का प्रयोग हम कई तरह की सेवाओं के लिए, जो संचार है, जो सूचना है, ठीक है, चाहे आवाज हो, चाहे डेटा हो, चाहे उसमें वीडियो हो, ठीक है, उनका प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उनका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, हमारी डिफेंस के लिए कर सकते हैं। और समुद्री क्षेत्र में, विशेष रूप से हिंद महासागर के क्षेत्र में, अगर मान लो संचार सेवाएं भारत की मजबूत होती है तो भारत की जो है इस इस समुद्री क्षेत्र में जो सामरिक पकड़ है हमारी, जो रणनीतिक रूप से अगर कहा जाए, हमारे भारत की महत्व क्या है, बढ़ता है। अगर यहाँ पर अगर मान लो जैसे कि बहुत स्वाभाविक रूप से अगर यहाँ उस क्षेत्र में अगर मान लो हमारे युद्धपोत, यहाँ वहाँ युद्धपोत जो है उसमें यहाँ पर सुरक्षा देते रहते हैं, कहीं हमारे कार्गो यहाँ पर से जा रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं सामान जल परिवहन का, तो उनको सुरक्षा भी तो देनी है ना। ठीक है, तो ये जो है हिंद महासागर और जो समुद्री क्षेत्र है हमारा, दोनों सागरी क्षेत्र और जो समुद्री क्षेत्र है, उसमें एक प्रकार से कहा जाए रक्षा, नौसेना और साथ में जो कोस्टल गार्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ तक युद्धपोत, कोई समुद्री जहाज, पनडुब्बी, ये सबके लिए क्या है, अब संचार सेवाएं जो है रियल टाइम बेसिस पर बहुत विश्वसनीय तरीके से और उच्च क्षमता वाली जो है प्राप्त होने वाले हैं। इससे जो है भारत की क्षमता क्या है, बढ़ी है। हमने एक प्रकार से अगर कहा जाए तो हमने तकनीकी विकास के साथ साथ हमने एक प्रकार से जो है अपनी जो सैन्य क्षमता है और विशेष रूप से नौ सैन्य क्षमता है, देवी है, ठीक है, हमने उसमें और अपने जो है रक्षा तंत्र को मजबूत किया है। ठीक है, तो ये जो है उनकी एक विशेषता यहां भी है कि एक तो इनका जो कवरेज और इनका उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है कि इन क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जो है एक विश्वसनीय उच्च क्षमता वाली, उच्च क्षमता वाली संचार सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इनका बेसिक पर्पस है। ठीक है, तो ये इनकी बहुत अच्छी खासियत कहा जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया उनकी एक विशेषताएं। ठीक है, उनके बाद इसी में जो है एक और विशेषता, ठीक है, एक विशेषता जो है इसका, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च किया हमने, ये तो ये जो सैटेलाइट किया, इसके पहले जैसे बताया मैंने कि हमारे पास में GSAT-7 हुआ करता था। तो एक सैटेलाइट जो है एक निश्चित अवधि तक वो काम करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उनके जो है जो काम अवधि जिस समय तक उनके काम करने के लिए बनाया गया है, उसी अवधि तक वो काम कर पाते हैं। उसके बाद बाकी उसमें जो तकनीक जो लगे हुए होते हैं, कई जो उसमें अलग अलग उपकरण लगे होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी क्षमता जो है कम होती चली जाती है और उसकी वजह से उनके जो जीवन काल जो है बहुत अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है हमारा CMS-03, इनको जो इसरो ने बनाया है कि इनकी जीवन अवधि लगभग ये मान के चल रहे हैं कि 15 साल की जीवन अवधि होगी। ठीक है, मतलब इनकी बात करूं मैं, इनका मिशन अवधि कह सकते हैं या फिर जो है CMS-03 का उनका जीवन अवधि कह सकते हैं, जिस समय तक वो सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे हमें ये। ठीक है, और जीवन अवधि एवं तकनीक, तकनीक, ठीक है, तकनीकी क्षमता कहा जाए। ठीक है, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि इनकी जीवन अवधि कितना, लगभग ये लगभग मान के चल रहे हैं कि 15 वर्षों तक ये हमें संचार सेवाएं देने वाले हैं। 15 वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक। तो एक प्रकार से क्या है, अब 15 वर्षों तक हमें जो है कम से कम समुद्री क्षेत्र में, और यहाँ तक कि रेडियो के लिए भी, टेलीविजन के लिए भी, जो जितनी भी इस प्रकार सेवाएं होती है हम इनके प्रयोग कर सकते हैं। मगर मुख्य प्रयोग कहाँ पर होने वाला है, ये डिफेंस में होने वाला है, विशेष रूप से किसमें, नौसेना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 15 वर्षों के लिए जो है इनका मिशन अवधि है, मतलब इस सैटेलाइट का जो है जो जीवन काल होगा कितना होगा, वो जीवन काल कितना होगा, वो
15 वर्षों का, उस समय तक ये हमें तकनीकी मतलब ये संचार की सेवाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे। और ये बहुत उन्नत है और सुरक्षित, और ये संचार प्रणाली तो एक ऐसे बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, बहुत हाई एडवांस कह सकते हैं। अब तक में भारत में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए संचार के हमने, उसमें सबसे एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी है और सिक्योर भी है, सबसे एडवांस भी है, और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हम ये संचार प्रणाली जो है उपलब्ध करवाएंगे ये, ठीक है। तो एक प्रकार से ये है कि इससे जो है हमारा जो सेंसिटिव जो डेटा है, ठीक है, वो किसी प्रकार से उसमें जो है कहीं उसमें सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो कहीं पर उसमें जो है उसमें संघा, उसमें कोई चोरी या कोई उसमें उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी बड़ी खासियत है ये। अब इनके साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी विशेषताओं में जो है वहां इनका रणनीतिक महत्व, ठीक है, या फिर इनको जो है अलग से सेगमेंट डिस्कस करते हैं ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इसमें ये सब क्या उनकी ये विशेषताएं हैं, तो मैंने भी इसकी विशेषताएं मतलब कौन सा हो गया, जैसे कि एक पहली विशेषता इनकी क्या है कि मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। दूसरा विशेषता इनके क्या है कि इसके जो भार और उनके प्रक्षेपण क्षमता, तो भार हमने कितना 4410 किलोमीटर की उनकी 10 किलोग्राम की इनके वजन ही है ये। और इनको जो है प्रक्षेपण क्षमता, तो एक तो भारत का जो बाहुबली जिनको कहते हैं LVM-3M5 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने इससे लॉन्च किए हैं। इसको पहले जो है इनको जो है GSLV मेक 3, पहले इनको GSLV मेक 3 के नाम से जाना जाता था, मगर अब जो है इनको क्या है LVM-3M5 के नाम से जानते हैं। और इनको 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में इनको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसके बाद फिर उसमें पहला विशेषता, दूसरी विशेषता और ये तीसरी विशेषता क्या है इनकी कवरेज क्षमता है इनका, और उनका पर्पस। तो कवरेज क्षमता इनका क्या है, भारत का पूरा मुख्य भूमि प्लस जो समुद्री क्षेत्र और जो है महासागरीय क्षेत्र, और समुद्री क्षेत्र मतलब अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, और साथ में हिंद महासागर वाला क्षेत्र। तो वहां पर जो है उनका पर्पस क्या है, वहां पर संचार सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो रियल टाइम बेसिस पर उच्च क्षमता के साथ में विश्वसनीय तरीके से वो संचार सेवाएं, तो उससे जो है हमारी वहां पर नौसेना को रियल टाइम बेसिस पर एक्सेस करने की जो है क्षमता बढ़ेगी। कोस्टल गार्ड है, समुद्री पनडुब्बी है, हमारा युद्धपोत है, जलपोत है, ठीक है। तो इस सबकी क्या है हमारी क्षमता बढ़ गई है। मिशन की अवधि कितना 15 वर्ष की मिशन अवधि, ठीक है। और ये हमें लगातार जो है एक उच्च, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हमें क्या संचार उपलब्ध करवाते रहेंगे ये। तो ये केस में क्या हुआ, ये तो हुआ उनकी विशेषताएं। अब इनकी विशेषताओं का सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनकी महत्व। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है उनका महत्व। तो CMS-03 और LVM-03M5 का महत्व, ठीक है। अब देखो महत्व को कई प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है, कई प्रकार से महत्व को समझा जा सकता है। एक तो जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च कर देने से, ठीक है, इस LVM-3M5 से लॉन्च कर देने से, और ये भी सैटेलाइट मतलब कौन सा, जिनकी वजन कितनी है 4,410 किलोग्राम की जो भार है इनका, ठीक है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के लिए जो है तकनीकी दृष्टि से ये बहुत विशेष है ये। तो पहली महत्व तो यही है कि भारत का जो है तकनीकी दृष्टि से, ठीक है, तकनीकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेष महत्व का है, ठीक है। और विशेष महत्व का क्यों, ये इस क्षमता को प्राप्त करना भारत के लिए विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम जो हैवी सैटेलाइट को जब हम GTO में जब लॉन्च करना होता था, तो हमेशा जो है हमें किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को, दूसरे देश के लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करना पड़ता था। और दूसरे देश के लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करना इसका मतलब यह है कि हमें उसके लिए
पैसे देने पड़ेंगे उनको, उनको भुगतान करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, मगर जो है अब हमें किसी और को जो है, वो भी इतना हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, वो भी जीटीओ में ही लॉन्च करने के लिए, ठीक है, हमें किसी और को अब भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने अब स्वयं की अपने खुद के बनाए हुए तकनीक, मतलब एक प्रकार से क्या है, स्वदेशी तकनीक, हमें किसी और पर निर्भर नहीं होने की आवश्यकता है। तो अब हम स्वयं जो है, जब मन करेगा, जब हम चाहेंगे, तब हम ऐसी सैटेलाइट बनाएंगे। ठीक है, और उस सैटेलाइट को जो है 35,786 किलोमीटर तक पहुंचाने की क्षमता भी हमारे पास में आ चुकी है। तो ये भारत के लिए एक प्रकार से कहा जाए कि भारत की जो जो मेक इन इंडिया है, स्वदेशी तरीके से हमने बनाया, तो इससे भारत की जो आत्मनिर्भरता है, कि स्वयं पर आत्मनिर्भरता, किसी और पर निर्भर नहीं, तो भारत एक प्रकार से जो है इस क्षमता को हासिल करके, इतनी वजनी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता हासिल करके, उस तकनीक को हासिल करके जो है, भारत एक तो स्वयं अपनी मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है उसको मजबूत किया है। ठीक है, और इनके साथ साथ अब हमें किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब हम जो है आत्मनिर्भर। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर का जो मारा है, वो साकार भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उनकी पूर्ति हुई दिख रही है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है CMS-03 और LVM-03M5 का जो सफल प्रक्षेपण और लॉन्च जो हुआ, इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है, कि भारत जो है तकनीकी दृष्टि से एक ऐसा देश बन गया है जो अब स्वदेशी तरीके से जो है, ठीक है, ऐसे कुछ विकसित देश के पास में ये सब क्षमता हुआ करता था, चाइना के पास में है, और कुछ इस तरफ फ्रांस, रूस और अमेरिका, ठीक है, यूरोपीय यूनियन, ऐसे कुछ देशों के साथ में है। मगर अब भारत जो है उस गिने चुने समूह के देशों में सम्मिलित हो चुका है। ठीक है, ये उनका सबसे पहला सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट, इसका महत्व क्या है, दूसरा महत्व रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में देखो, रक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये जो है, क्योंकि अभी जिस प्रकार की वर्तमान जो स्थिति है पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत की जो स्थिति, ठीक है, तो एक प्रकार से देखें पूरी भारत में एक प्रकार से क्या है, लगभग ये युद्ध का माहौल चल रहा है, युद्ध का माहौल चल रहा है, युद्ध चल ही रहा है, मतलब कि युद्ध का माहौल नहीं, एक्चुअली युद्ध चल रहा है। ठीक है, इस तरह रूस यूक्रेन पर पिछले 3 साढ़े 3 सालों से आक्रमण करते हुए लगातार आक्रमण कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है उनके साथ में। ठीक है, अभी भी जो है जैसे कि बार बार इस तरफ जो है ट्रंप कुछ दिन पहले जो है उसने ये भी बातें कही थी कि हाँ पाकिस्तान भी जो है छुपे छुपे तरीके से, पाकिस्तान और चाइना जो है क्या कर रहे हैं, परमाणु टेस्ट, परमाणु बम की परीक्षण करने की जो है तैयारी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ट्रंप ने कह दिया कि हमारे पास तो जो है, हमारे पास तो जो है पृथ्वी को 15 बार तबाह करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर रूस की तरफ से भी कुछ परमाणु परीक्षण जैसे कुछ बातें वहां पर आ गई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, परमाणु युद्ध छिड़ने की संभावनाएं भी हो सकती है। तो स्वाभाविक है अगर इस प्रकार से युद्ध उद्योग की जब बातें चल रहे हो, तो स्वाभाविक है हम भी अपने जो है क्षमता को तो बढ़ाए ना। ठीक है, तो हम भी अपनी क्षमता को बढ़ाएं, इसका मतलब ये कि हम अपने जो रक्षा तंत्र है उनको मजबूत करें। ठीक है, हम अपनी रक्षा तंत्र को मजबूत करें, और रक्षा तंत्र को मजबूत करने का मतलब ये है कि उसमें हमारा रक्षा तंत्र में स्पेस तो है ही, ठीक है, मगर स्पेस के साथ साथ हमारा जो है इसमें जो स्थल तो है ही, मगर इसके साथ में क्या है, जल क्षेत्र है हमारा। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भारत को साथ तो ऐसी भी काफी चुनौती भी है, चुनौती भी कह सकते हैं और हमारी क्षमता भी कह सकते हैं। ये जो भारत है इसके देखो तीनों तीनों तरफ क्या भारत में क्या है, समुद्री क्षेत्र है हमारा, हम तीन तरफ से अगर देखा जाए तो क्या है, जल से घिरे हुए हैं। तो एक प्रकार से हमें सुरक्षा भी उपलब्ध करवाता है, मगर ये हमारे लिए चुनौती भी उत्पन्न करता है। तो स्वाभाविक है भारत की जो पहुंच और उनकी पकड़ इस हिंद महासागर में होनी चाहिए। और यहाँ अगर मान लो हमारा सुरक्षा अगर तैनाती बहुत अगर मजबूत हुआ, वहां पर उनको रियल टाइम बेसिस पर सेवाएं सूचनाएं मिलती रहे, ठीक है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर हमारा अगर मान लो कोई, यहाँ पर हमारा जो है युद्धपोत अगर मान लो कोई पहुंचा हुआ है, कोई सबमरीन यहाँ पर पहुंचा हुआ है हमारा, या फिर कोई हमारा जो है कोई कार्गो जो हमारा जो है व्यापार के लिए जो सामान और ऑयल और कोई भी
हमारा जो है कई जो है लेके आ रहे हैं, हम यहाँ आयात करते हैं, व्यापार हमारा जो है यहाँ पर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो सब क्या है, हमारे लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो CMS-03 जो है, ये एक्चुअल में भारत की भूमि के साथ साथ, इस पूरे भारत की भूमि के साथ साथ यहाँ जो है जो समुद्री और जो महासागरीय क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें वो बहुत विश्वसनीय तरीके से उच्च क्षमता के साथ देवी को, हमारे पनडुब्बियों को, हमारे युद्धपोतों को, जो जलपोत है उनको, ठीक है, व्यापारियों को, व्यापार समूह को वहां पर क्या है, वो संचार सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि युद्धपोत और जो संचार, युद्धपोत, पनडुब्बी, ठीक है, और नेवी, कोस्टल गार्ड, इनको क्या है वो रियल टाइम बेसिस पर सूचना पहुंचा रहे हैं, सूचना पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये है कि इससे उन सूचनाओं का प्रयोग वहां क्या है, अपने डिफेंस में करेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत की जो पहुंच और उनका जो है जो मजबूती है इस हिंद महासागर में, वो क्या है, बढ़ेगी। मतलब यहाँ जो है भारत की जो है उस रक्षा क्षेत्र जिसमें क्या है, नौसेना का विशेष रूप से, हमारा विशेष रूप से क्या है, नौसेना, और नौसेना के साथ में क्या है, जो तटीय सेना है, कोस्टल गार्ड, हमारा तटीय सेना मतलब कोस्टल गार्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इनके साथ साथ जो है युद्धपोत है, युद्धपोत है, उसमें सबमरीन मतलब पनडुब्बी, ठीक है, ये सब में जो है संचार सेवाएं उनको जो है ये रियल टाइम बेसिस प्राप्त होगा। इससे जो है हमारा क्या है, जो रक्षा क्षेत्र में जो है हमारी क्या है, मजबूती बढ़ी है। ये क्या है, इनका सिग्निफिकेंस है, दूसरा महत्व हो इनका। इनके साथ साथ अगर देखें, इनके साथ साथ अगर देखें तो रणनीतिक दृष्टि से, ठीक है, इनको अगर देखें तो रणनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक मतलब क्या होता है, देखो रणनीतिक दृष्टि मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जो है हमारी पहुंच इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में मजबूत होता है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वहां पर कौन से जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, हम उस पर अपनी पैनी नजर रख सकते हैं, ठीक है। और यदि उसकी जानकारी हमें रियल टाइम बेसिस पर हो रहा है तो इसका मतलब यह है हम इस सूचना का अपनी जो रणनीति बनाते हैं युद्ध की या फिर खुद को मजबूत करने की, खुद को सुरक्षित रखने की, उसमें उनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये, मतलब मैं ये कह रहा हूं जब हम कोई योजना बनाते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, अब कोई रणनीति मतलब जैसे कि अभी हमें एग्जाम निकालने की रणनीति बनाना है, ठीक है, तो एग्जाम निकालने की रणनीति में क्या है, करंट अफेयर्स के मुद्दे को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है हमें। तो उस मुद्दे को पहचानना और उस मुद्दे को सही तरीके से जो है देखना, उस मुद्दे को पहचानना और सही तरीके से देखना, उसके लिए हम एक कोई मुद्दे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। अब पहले मुद्दा ही अगर नहीं पता रहेगा तो क्या हम जो है उनको, उस मुद्दे को, किसी मुद्दे को रणनीति में उपयोग करेंगे क्या, नहीं। ये सूचना जो है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी पकड़ जो है, सूचनाओं की पकड़ रियल टाइम बेसिस पर हमारी पकड़ जो है मजबूत है, हमारी पहुंच जो है इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम हिंद महासागर में अपनी पकड़ बना करके इस क्षेत्र से जो है व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां हो रही है उनको भी, प्लस साथ में अगर मान लो यहाँ पर उनको किसी प्रकार से अगर कोई गड़बड़ी होती है, अगर कोई इस पेट्रोल क्षेत्र में हमारे साथ में कोई चुनौती उत्पन्न करता है, और कोई चुनौती उत्पन्न करना मतलब क्या है, कोई युद्ध के लिए भी तो हो सकता है, ठीक है, और ऐसी भी पड़ोसी देश में तो समस्याएं है ही हमारे साथ में है। इस तरफ पूर्वी क्षेत्र में देखें तो बांग्लादेश के साथ भी आज का थोड़ा संबंध उतना अच्छा नहीं रहा है, और चाइना तो जानते ही है, कई बार जासूसी करते हुए यहाँ पर उनके जहाजों को देखा गया है। और यदि अगर मान लो हमारे जहाज उस क्षेत्र में अगर मौजूद रहेंगे और उनको रियल टाइम बेसिस पर डेटा उनको मिलता रहेगा कि हाँ यहाँ पर कोई दूसरे और देश का जहाज कहीं घूम रहे हैं, तो उस पर क्या है, हम बहुत आसानी से नजर रख सकते हैं। तो रणनीति बनाने में हमें जो है ये सूचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये इसका महत्व है। तो सामरिक महत्व का मतलब क्या है, रणनीतिक दृष्टि से, और साथ में जो है सामरिक, सामरिक दृष्टि से है। देखो रणनीतिक मतलब क्या होता है,
रणनीति बनाने में। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें केवल एयरफोर्स ही बस लड़ाई नहीं लड़े लड़े हैं ऐसे नहीं है, उसमें पूरी सिस्टम लगा हुआ था। और पूरी सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ तो ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने यहाँ से जो है हमने, चलो उसमें हमारे एयरफोर्स गए, वहां पर तबाह की है, ठीक है, मगर इसके साथ साथ जो है हमारे आर्मी भी जो है यहाँ पर बॉर्डर में वहां लगातार लड़ रहे थे। थल सेना की आर्मी भी क्या है, जवान लड़ रहे थे, इनके साथ साथ नेवी जो है वहां अपना युद्धपोत यहाँ भेज चुका था, कई युद्धपोत इधर पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, और बिल्कुल जैसे उनको ऑर्डर मिलते तुरंत वहां जो है आगे हमला कर सकता था। राइट, तो एक प्रकार से क्या है, हम सभी क्षेत्र में, तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि अगर मान लो यहाँ इस क्षेत्र में हमारी पकड़ अगर किसी प्रकार से कमजोर होती है और यहाँ अगर किसी दुश्मन के अगर मान लो कोई युद्धपोत या कोई अगर मान लो प्रवेश कर गया और हमें पता ही नहीं चल पाया, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए जो है अभी जो है जो ग्रेट निकोबार मिशन, एक भारत सरकार ग्रेट निकोबार मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर हम बहुत बड़ा एक युद्ध, एक बड़ा एक हम जो है वहां पर जो है एक बड़ा सुरक्षा जो है तंत्र को मजबूत कर रहे हैं वहां पर, कहां पर, अंडमान में, ठीक है, उसमें ग्रेट निकोबार ग्रेट ग्रेट अंडमान एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का ये। तो एक प्रकार से क्या है, तो अगर मान लो इस क्षेत्र में हमारी पकड़ अगर मजबूत होती है, सूचनाएं हमें रियल टाइम बेसिस पर हमारे जवानों को मिलती है, नौसेना के जवानों को मिलती है, तो स्वाभाविक है अगर कोई यहाँ पर ऐसा कुछ छुपे छुपे तरीके से अगर मान लो कोई ऐसा जासूसी करने के जो प्रयास करता है, अब उस तरह की संभावनाएं हमारे लिए क्या होगी, कम होगी। कोई जो है इंडियन ओशियन रीजन में आसानी से आए, हमारी नजर से वहां पकड़, हमारी नजर से वहां दूर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से, कि जब भी हम जो है इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पकड़ की रणनीति बनाएंगे, वहां पर उनको सुरक्षित रखने की रणनीति बनाएंगे, उसमें ये जो सूचना जो CMS-03 देने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये इनका महत्व है, समझ में आया। सामरिक दृष्टि, सामरिक बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, यहां जो है मैंने क्या बताया, रणनीतिक। रणनीतिक मतलब क्या है, रणनीति मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी, ठीक है, और सामरिक का मतलब एक प्रकार से जो है जब कोई, जैसे कि उसका मतलब ऐसा समझो वो, जैसे कि जो है जो कारगिल है हमारे लिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर जो है, और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से कारगिल जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ तक कि जो लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि उस ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो है पाकिस्तान पर नजर रख सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान तक हमारी पहुंच बन सकती है वहां से। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर एक प्रकार से कोल्ड डिजर्ट ही है, उनके बावजूद अगर देखो वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो क्षेत्र पर अधिकार किसने कर लिया, अवैध तरीके से पाकिस्तान ने कर लिया है। तो इससे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत के सिर पर अगर एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से इस तरफ जो है अक्साई चीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया, और एक प्रकार से यहाँ पर जो है वो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर कह रहे हैं उस पर अधिकार किसका है, चाइना पाकिस्तान का अधिकार हुआ ना। तो एक प्रकार से हमारे सिर में कौन बैठ गया, पाकिस्तान भर गया। अब इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो अक्साई चीन जो कहते हैं उस पर किसका अधिकार है, चीन का अधिकार है। तो एक प्रकार से क्या है, वो भी हमारे सिर पर बैठ गया ऐसा समझ लीजिए, राइट। और वहां अगर मान लो जो है, वहां अगर इस प्रकार से अगर मान लो पकड़ हो जाती है उनकी, तो एक प्रकार से हमारे लिए हमेशा चुनौती बने रहेगा ना। तो वैसे ही कह रहा हूं, तो उसी तरीके से जो है अगर इसी तरीके से अगर हमारा ये इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर जो क्षेत्र है, उस पर यदि हमारा पकड़ मजबूत होता है, वहां हमारा सुरक्षा तंत्र अगर मजबूत होता है, तो हमें कभी अगर भविष्य में अगर कोई युद्ध हो, तो स्वाभाविक है कोई अगर मान लो बाहर से अगर युद्धपोत भेजेगा, ठीक है, सबमरीन भेजेगा, तो कहां से भेजेगा, यही समुद्री क्षेत्र तो भेजेगा ना। तो हम अपनी समुद्री सीमा को, समुद्री क्षेत्र को क्या है, हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये इसका मजबूत, इसका महत्व है। तो सामरिक दृष्टि से इस हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, ठीक है, ये जो है इस CMS-03 और LVM-03M5 का महत्व है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो तकनीकी दृष्टि से
रक्षा की दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से। ठीक है, ये जो है ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण रहा। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ हमारा, ये जो हो सैटेलाइट है CMS-03 LVM-03M5, दोनों चीजें। तो इस तरह से जो है हम इनको सोचना है, ये मतलब CMS-03 जो है और साथ में जो है इनके जो लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किया CMS-03 के बारे में। ठीक है, अब इसमें जो है अभी जो बेसिक चीजें इनका जो है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें इसरो के बारे में और उसके उपग्रह लॉन्च व्हीकल के बारे में ये डिस्कस कर सकते हैं अभी, और डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बेसिक पर डिस्कस करेंगे। ये तो हुआ एक्चुअल में, मगर इसके बाद जो है इस पे बेसिक पर डिस्कस करते हैं ये। तो अब इसमें जो है हम अ, जो सैटेलाइट जो बनाने वाली संस्था है हमारी, जानते हैं कौन है, इसरो। मगर अब जो है भारत में चूंकि स्पेस सेक्टर को हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है। ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी मतलब क्या है, जो निजी व्यक्ति भी अब उसमें सैटेलाइट बना सकता है, लॉन्च व्हीकल बना सकता है। ठीक है, तो पहले जो है लंबे समय तक जो है ये सैटेलाइट सिस्टम स्पेस सेक्टर को, और यहाँ तक कि जो है जो हथियार वगैरह बनाते हैं गोला बारूद वगैरह, तो उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खोला गया था। ठीक है, मगर अब जो है वर्तमान में जो है ये प्राइवेट सेक्टर भी जो है अब सैटेलाइट बना सकते हैं। कई स्टार्टअप हमारे पास में है, 100 से अधिक स्टार्टअप अब सैटेलाइट बनाने में लग गए हैं। और कई थे हमने जो है लॉन्च व्हीकल और वो सैटेलाइट तो हमने बना ही चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के। और अब कुछ दिन में एक प्रयोग होने वाला भी है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट मतलब क्या है, एक निजी स्टार्टअप। ठीक है, तो कई स्टार्टअप स्टार्टअप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो कई स्टार्टअप जो है सामने आए हैं, समझ लो वो, और वो जो है स्पेस सेक्टर में अब कह सकते हैं कि अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर स्पेस सेक्टर में अब केवल इसरो बस काम करेगा ऐसा नहीं है, इसरो के साथ में जो है कई प्राइवेट सेक्टर के लोग इस पर काम कर रहे हैं, और इसरो इसरो जो है उनको अपना सेवाएं, उनको जो है अपना अनुभव है उनको साझा कर रहा है। तो कई जो है स्टार्टअप जो है इसरो के साथ में जो है एक प्रकार से समझौता करके, और इसरो उनको क्या है सहयोग भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भारत सरकार चाहता है कि केवल एक सरकारी संस्था ही भारत में उपग्रह बनाए, ऐसा नहीं, भाई निजी संस्था उपग्रह बनाना चाहिए ना। स्पेस एक्स जानते हैं, स्पेस एक्स किसका, एलन मस्क का। वो तो प्राइवेट, उनका जो है उनका जो है खुद का प्राइवेट संस्था है ना उनका। ठीक है, मगर वो क्या है आजकल बड़े बड़े जो है वो शटल यान भेजते हैं अंतरिक्ष में, इतनी महारत उनके पास में है। ठीक है, एक निजी संस्था के पास में। और भारत में इस प्रकार से हमने पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। मगर हाँ, अब भारत सरकार ने अपनी नीति बदल रही है। भारत सरकार की अब जो नीति है उसके अंतर्गत सरकारी संस्था भी काम कर रहे हैं, इसरो जैसे कि सैटेलाइट बनाने में, और इनके साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी जो है, अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, कई जो है जो स्टार्टअप्स है वो अब काम कर रहे हैं। तो अब उपग्रह बनाने में स्टार्टअप जो निजी कंपनियां हैं वो भी काम कर रहे हैं, और इनके साथ साथ जो है जो सरकारी कंपनी मतलब क्या है, हमारा इसरो क्या है, एक सरकारी संगठन है। तो एक प्रकार से जो है, ये तो अभी की स्थिति मैंने बताया। ठीक है, मगर एक्चुअल में उनको थोड़ा सा अगर हम समझे बैकअप में है, ठीक है, तो एक प्रकार से मैं एक्चुअल में जो है इसमें जो पूरी स्पेस सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है, अब देखो इसमें कई सेगमेंट है, ये स्पेस सेक्टर में इसमें कई सेगमेंट है। एक तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है कि इससे अंतरिक्ष से संबंधित मतलब क्या हुआ, इसमें एक तो पार्ट होता है इनमें कि कोई एक संगठन हो, कोई संगठन होगा, ठीक है, वो संगठन काम करेगा। ठीक है, अब वो संगठन जो है चाहे इसरो ही क्यों ना हो सकता है, मगर इसरो भी तो हमने स्थापित किया है ना। ठीक है, तो उसके पहले क्या भारत में आजादी के बाद कुछ प्रकार से कुछ था इसमें, तो वो एक चीज ये हुआ। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट
ठीक है। अगर कोई संगठन हमने बना दिया, चलो आगे देखेंगे इसको हमने, ठीक है। उसके बाद एक और आयाम क्या हो सकता है उनको, एक आयाम क्या हो सकता है उनमें, हमने जो है कोई उपग्रह बनाया। उपग्रह, उपग्रह मतलब क्या है, सैटेलाइट। क्या है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के मतलब क्या है, देखो सैटेलाइट बेसिक रूप में क्या है, दो प्रकार से जानते हैं। एक प्राकृतिक सैटेलाइट हो सकता है, जैसे चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक सैटेलाइट है, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह मतलब क्या है, मानव निर्मित उपग्रह कर सकते हैं। तो हम अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या है उपग्रह बना लेते हैं ये। तो एक प्रकार से क्या है, मानव निर्मित जो उपग्रह, एक प्रकार से क्या है उपग्रह, हम ऐसा लेके चल रहे हैं। तो उपग्रह जो है ये क्या होता है, ठीक है। और उपग्रह जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि कई प्रकार के हो सकते हैं, मगर बेसिक हम वो डिस्कस करेंगे। इनके साथ साथ जो है इस उपग्रह को जो है हमें स्वाभाविक है पृथ्वी के अलग अलग कक्षों में प्रक्षेपित करना है। तो इनका प्रक्षेपण, इनका जो है प्रक्षेपण, तो प्रक्षेपण के मतलब एक प्रकार से क्या है, उनको लॉन्च करना। प्रक्षेपण का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से उनको लॉन्च करना। तो लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, हमें रॉकेट चाहिए। तो हमने रॉकेट किस तरह से बनाया, और कौन कौन से रॉकेट हमारे पास में वर्तमान में है, ठीक है। एक ये हिस्सा हुआ। इनके साथ साथ जो है मतलब एक प्रकार से क्या है, प्रक्षेपण यान कहते हैं एक्चुअल में, इनको लॉन्च व्हीकल कहते हैं ये, ठीक है। अब इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जो है कि जब इनको लॉन्च करेंगे तो स्वाभाविक है उनकी क्या होती है, उनको पृथ्वी की किसी कक्षा में लॉन्च करेंगे ना, पृथ्वी के विभिन्न कक्षाएं, पृथ्वी की विभिन्न कक्षाएं, ठीक है। तो एक क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब सबसे निचली कक्षा पृथ्वी के, मतलब क्या है पृथ्वी से बहुत कम ऊंचाई पर। उसके बाद दूसरी कर मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, थोड़ा सा क्या है ज्यादा ऊंचाई पर। उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचाई पर, इस तरह से। तो उसे बोलते हैं पृथ्वी के अलग अलग कक्षा है। कक्षा मतलब क्या, ऑर्बिट, जिनमें उस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, इस तरह से ये। तो एक प्रकार से क्या है, तो पृथ्वी को जो है हम अलग अलग कक्षाओं में उनको प्रक्षेपित करते हैं उनका। और उसके बाद फिर जो है, तो ये समझो कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस तरह से होती है हमारे पास में। तो चार ये मुख्य सेगमेंट है। जब हम स्पेस सेक्टर को जब समझने जाएंगे तो उसमें चार मुख्य क्षेत्र है ये, ठीक है। बहुत बेसिक ले रहा हूं मैं ये, जिससे बहुत जमीनी स्तर से हम जो है अगर कुछ भी नहीं जानते तो भी कम से कम स्पेस सेक्टर के बारे में बेसिक हम जान सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बेसिक बात है ये, देखो 19 आजादी के बाद, भारत में आजादी के बाद जो है ऐसे तो थोड़ा थोड़ा करके हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने अलग अलग क्षेत्र में अपने कदम शुरुआत किया, ठीक है। मगर चूंकि उस समय आजादी के बाद जो है भारत की, ऐसे अगर देखा जाए तो भारत की जो है सामाजिक आर्थिक और जो तकनीकी स्तर में जो है स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। एक तो उपनिवेश काल में जो है भारत का बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में शोषण किया था। यहाँ के जो है जो जो कारखाने फैक्ट्रियां हैं उनका भी जो है युद्ध के समय बहुत बुरी तरह से शोषण किया गया था, बुरी तरह से उपयोग किया गया था। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो अब बहुत अच्छे से काम करने की क्षमता में थे ही नहीं। और भारत की आजादी के बाद हमारे लिए कह सकते हैं कि चूंकि आजादी के तुरंत बाद हमने एक युद्ध भी लड़ा, पाकिस्तान नए राज्य नए देश तो बना ही बना, मगर एक प्रकार से युद्ध के साथ, ठीक है। और उसके बाद भी अगर देखें तो हमने फिर 62 में भी चीन के साथ भी युद्ध हो गया, ठीक है। तो अब उसमें अगर हमारे पास में ऐसी रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन होता जैसे कि अभी वर्तमान में है, तो पहले में सुबुहाट पता चल जाता है, मगर नहीं उस समय, ठीक है। तो इसी क्रम में फिर धीरे धीरे जो है हमने एक प्रकार से जो है भारत जो है अ, अपने जो है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है। उसको हम शुरुआती तौर पर उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाए, ठीक है। मगर जब भारत को ये समझ में आया धीरे धीरे कि हाँ हमें अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपना जो है पकड़ बनानी है, और हम शुरुआत ही अगर नहीं करेंगे तो क्या हमारी पकड़ बन पाएगा, नहीं। इसीलिए जो है भारत सरकार ने 1962 में, ठीक है, भारत सरकार ने 1962 में मतलब 1962 में, 1962 में जो है एक समिति का निर्माण किया, ठीक है। एक समिति का निर्माण किया जिनको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो है अनुसंधान समिति, ठीक है। एक समिति का निर्माण किया गया, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1962 में,
1962 में जो है भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकी गठन किया गया है। इन शॉर्ट इनको कहते हैं इंस्कोस्पार। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंस्कोस्पार, ठीक है, इन शॉर्ट में ये। तो एक प्रकार से क्या है कि हमने एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो एक हमने समिति बना दिया, ठीक है, कोई संगठन नहीं है, बिल्कुल शुरुआती दौर पे है। हमने एक समिति बनाया कि जो स्पेस क्षेत्र में, जो स्पेस सेक्टर में जो है अनुसंधान करने के लिए हमने कि ये समिति जो है अनुसंधान करेगा, ठीक है। तो उनको कुछ फंड वगैरह भी उपलब्ध करवाए हमने, ठीक है। और एक प्रकार से बहुत शुरुआती दौर पे जो है ये इस प्रकार से जो है हमने शुरुआत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक हुआ करता था जिनका नाम था विक्रम साराभाई, उनका नाम था विक्रम साराभाई, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, मतलब इस समिति का जो अध्यक्ष बना इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई जो है एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक उस समय के है, ठीक है। तो उसके नेतृत्व में एक स्पेस एक कमिटी बना दिया हमने, ठीक है। अब ये जो स्पेस कमिटी है, किसकी अध्यक्षता में बात कर रहा हूं मैं? विक्रम साराभाई, ठीक है। इसको अब इसीलिए हमने जो कभी कुछ समय पहले जो चंद्रमम जो हमने लॉन्च किया था उसका नाम दिया गया था विक्रम, इसीलिए नाम दिया गया था उनको, ठीक है, विक्रम साराभाई। इसको मैं थोड़ी हिंदी में लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसीलिए हमने आगे चल करके जो है, आगे चल करके हमने तिरुवनंतपुरम में, ये केरल में हमने विक्रम साराभाई जो एक अंतरिक्ष केंद्र भी स्टेब्लिश किया है, ठीक है, एक ये। और इसके साथ फिर ये तो ठीक उस शुरुआती दौर के हुआ, मगर उसके बाद में हमने जो है एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च पैड, मतलब अंतरिक्ष केंद्र हमने एक, तो मैंने क्या बताया, तिरुवनंतपुरम में, केरल में ये, ठीक है। तो शुरुआती तौर पे जो है हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते थे, ठीक है, तो हम केरल में जो है तिरुवनंतपुरम में जो हमारा विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उनका प्रयोग किए थे, ठीक है। मगर अभी जैसे मैंने बताया कि जो CMS-03 हमने कहां से लॉन्च किए हैं, श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से लॉन्च किए हैं हम। तो हमारा एक और अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, एक आंध्र प्रदेश वाला बताया मैंने श्रीहरिकोटा में, और एक कौन सा है, तिरुवनंतपुरम में। मगर अब मुख्य रूप से हम जो श्रीहरिकोटा है उनका ही प्रयोग करते हैं। तो आगे चल करके जो है वो श्रीहरिकोटा हमने बनाया, ठीक है। तो इसमें आगे चल करके क्या हुआ, ये एक तो क्या है, तो ये तिरुवनंतपुरम में बताया मैंने कि एक तो ये हो गया हमारा श्री विक्रम साराभाई के नेतृत्व में कमेटी बना दिया गया। अब कमेटी जब बनाया तब जो है सैटेलाइट बनाने की प्रक्रिया शुरुआत हुआ, ठीक है। मगर उस समय जो है कई समस्याएं भी थी उसमें ये, ठीक है। एक तो 65 में जो है क्या हुआ, 65 में तो चाइना के साथ में युद्ध छिड़ गया है हमारा, ठीक है। और उसके बाद 65 में पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान था वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा, ठीक है। और अब इसके लिए अगर अंतरिक्ष में अगर अनुसंधान करने तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, ठीक ठाक मतलब पैसा चाहिए। अब इसके बहुत कोई तुरंत लाभ मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और इसीलिए शुरुआती जो है हमारे विकास क्रम में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो शुरुआती दौर पे कम से कम 62 में जो है एक कमेटी बना दिया एक प्रकार से ये विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में, और उनसे उनको कहा गया कि वहां जो है भारत में जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उस पर अनुसंधान करें, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय जो है जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान के लिए, ठीक है, वो कमेटी जो है धीरे धीरे करके काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। मगर इस कमेटी को जो है वो उतना अधिक सटीक तरीके से उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो संगठन नहीं था ना, एक कमेटी था, ठीक है। इसीलिए जो है 15 अगस्त 1969 को
15 अगस्त 1969 को जो इसको स्पार था, वो जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जो हुआ करता था, उसी को 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनको संगठित किया गया। तो एक प्रकार से जो है इसी को हमने आगे जो है 15 अगस्त 1969 को हमने इसको स्पार को जो है हमने क्या बना दिया, इसरो बना दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से, जिसके मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु में। तो शुरुआती दौर पे हमने जो ये संगठन बना दिया। अब ये संगठन जो है इनका बेसिक उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में जो है भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को जो है अग्रणी देशों की जो ये लिस्ट है उसमें शामिल करना। ठीक है, इसरो का बेसिक पर्पस यही है। इसरो का बेसिक पर्पस का मतलब क्या है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो अंतरिक्ष में अलग अलग जो क्रियाएं होती है उनमें भारत को जो है एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना, ये इसरो का बेसिक उद्देश्य है। अब स्वाभाविक है, केवल स्टेब्लिश करने का मतलब क्या हुआ कि भारत अगर मान लो जो है स्पेस सेक्टर में अगर मान लो जो है एक बड़ा अगर एक अग्रणी देश के रूप में अगर उभरता है तो स्वाभाविक इससे क्या है, भारत को फायदा होने वाला है। जैसे मैंने बताया, इतना वजनी उपग्रह अगर मान लो सीएमएस जैसा 4410 किलोमीटर का अगर मान लो हम अब लॉन्च करने में क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई देश इस प्रकार से अगर वजनी उपग्रह को अगर मान लो हमें अगर मान लो वहां लॉन्च करने के लिए अगर कहते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में इसरो पैसा कमा सकता है ना, और कमाता भी है। कई विदेशी उपग्रह को हम यहाँ से लॉन्च करते हैं, तो एक प्रकार से भारत के लिए क्या है, ऐसी फायदा होने वाला है। और यदि हम स्वयं अपनी अगर क्षमता बता लेते हैं, अब जैसे कि हमने पहले तो पहली ही जो है बार एक प्रकार से कहा जाए तो हमने चंद्रयान 2 भी हमारा सफल, और उसके बाद चंद्रयान 3 भी हमने, ठीक है। तो एक प्रकार से भारत पहली बार में जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है, ठीक है, वहां तक हमने जब अपनी पहुंच बनाई, तो वो क्या है, भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है ना। हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में जो अनुसंधान चल रहा है उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। और यहां तक हम गगनयान भी हमने प्लानिंग किया हुआ है, वो 26 में वहां उनको लॉन्च करने वाले भी हैं। एक गगनयान भी है, एक मंगलयान, ठीक है, मंगल के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। वैसे जो है शुक्रयान, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने कई अलग अलग हमारे प्रोग्राम हैं आगामी, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम को जो है पूरे डिजाइन करने वाले, उनको एग्जीक्यूट करने वाले कौन है, इसरो। इस इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, जिसका बेसिक उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश के रूप में बनाना। प्रधानमंत्री की देखरेख में एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है। एक्चुअल में जो है अंतरिक्ष, ये जो इसरो जो है वो किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, कोई मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। हमारे पास में जो है सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, पीएमओ के नियंत्रण में, प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और वो डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है, उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत, इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये हमारा इसरो जो है वो काम करता है। हमारा इसरो जो है उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। अब ये जो इसरो जो है ये भारत के लिए जो है अब उपग्रह बनाने के साथ साथ वो लॉन्च व्हीकल बनाना, उपग्रह को लॉन्च करना, और उपग्रह को जो है लॉन्च करने के साथ साथ वो सफल तरीके से काम करती रहे, ठीक है, उनकी सेवाएं हमें मिलती रहे, ये सुनिश्चित करना, ये पूरा दायित्व किसका होता है, वहां इसरो का होता है। अब इसरो जो है ये तो एक संगठन हुआ ना, ठीक है, मगर इससे जुड़ी हुई और भी कई संगठन हैं, और कम से कम जो है 8 प्रमुख संगठन है जो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक प्रकार से इसी के सहयोग के लिए काम करते हैं, ये फिर एक दूसरे के मिलकर के सहयोग करते हैं, जिनको इसरो जो है लीड करता है। तो एक प्रकार से इसरो जो है वो बहुत सारे संगठनों में जो है, बहुत सारे संगठनों की सहायता से काम करता है।
ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि एक तो क्या है हमारा जो जहां से जो है अंतरिक्ष, जो जहां से हम जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्च पेड या अंतरिक्ष केंद्र। तो जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से हमारे पास में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार जिनको हम सार में कहते हैं, ये जो है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप में, ठीक है, बिल्कुल पूर्वी समुद्री सीमा में हमारी है, ठीक है, ये हमारा वहां पर है। तो क्या है, एक तो हमारा लॉन्च लॉन्च केंद्र कहां पर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हुआ एक प्रकार से, ये हमारा अंतरिक्ष केंद्र हुआ जहां से जो है हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। एक तो वहां पर लॉन्च करने के लिए क्या है, हमने लॉन्च पैड बनाया हुआ है। लॉन्च पैड का मतलब क्या हुआ, जिसमें से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जिस जगह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लॉन्च पैड। अब उसमें क्या होगा, लॉन्च किससे करेंगे, तो उसे रॉकेट, उसके क्या चाहिए, रॉकेट। तो रॉकेट का मतलब क्या है, लॉन्च व्हीकल, उसके बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। तो ये सब बनाने का काम कौन करेगा, इसरो करेगा ये, ठीक है, इस तरह से ये। और उसके अलावा ये तो मैंने बताया सतीश धवन वाला, अगर पुराना एक वैज्ञानिक का नाम लिया मैंने, विक्रम साराभाई, सबसे पहले इसके नेतृत्व में हमने जो अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत की है भारत में हमने, इसीलिए इनके सम्मान में जो है हमने जो है इस तरह तिरुअनंतपुरम में केरला में जो हमारा जो पहला जो है हमने जो अंतरिक्ष केंद्र शुरुआत किया था उसका नाम हमने रखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। कहां पर, तिरुवनंतपुरम में ये, ठीक है। तो हालांकि अब वहां हम उतना उसका प्रयोग नहीं करते हैं, मुख्य रूप से हम इस तरफ श्रीहरिकोटा का प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि ये हमारे लॉन्च के लॉन्च सेंटर हो गई है, सैटेलाइट स्पेस सेंटर हुए हमारे ये, ठीक है। इसके अलावा जो है इसरो के ऐसे सहयोगी 8 और संगठन हैं, ठीक है, और वो अलग अलग क्षेत्र में उनका मुख्यालय है, ठीक है। कुछ अहमदाबाद में है, कुछ तो बेंगलुरु में है, तो कुछ और हैदराबाद में है, इस तरह से ये। तो वो 8 और जो प्रमुख जो संगठन हैं वो सब मिलकर के पूरे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब उनमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, इसरो की होती है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसरो की जो है तो गठन की जो प्रक्रिया, इसरो की स्थापना की जो प्रक्रिया जो है वो 1962 में शुरुआत हुआ था। इसको स्पार्क के रूप में उनका कमिटी के रूप में उनका है हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरुआत हुआ उनके द्वारा, और 1969 में हमने 15 अगस्त 1969 में हमने क्या बनाया, इसरो बनाया, ठीक है। और उसके नेतृत्व में भारत जो है आज, जैसे मैंने कि 2 नवंबर को हमने जो है वो 4410 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट, उनको हमने जीटीओ कक्षा 35,788 इतना इतना किलोमीटर की ऊंचाई में उनको प्रक्षेपित करने की हमने अब क्षमता हासिल कर लिया है। और हमने कई सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं, ठीक है। जो 1975 में जो है आर्यभट्ट हमने सैटेलाइट बनाया था सबसे पहले, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट। और आर्यभट्ट जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक महान महान एक गणितज्ञ रहा है, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। तो इसीलिए उनके सम्मान में हमने उस सैटेलाइट का नाम भी क्या रखा था, आर्यभट्ट रखा था। और उसके बाद हालांकि आर्यभट्ट को हमने अपने सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च नहीं किए थे, ये हमने उस समय सोवियत संघ से सहयोग लिया था, मगर हमने सैटेलाइट बनाए थे ये आर्यभट्ट, भारत का पहला जो है सैटेलाइट था जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। और उसके बाद से हमने जो है कई सैटेलाइट, कई सैकड़ों सैटेलाइट बना चुके हैं अब, ठीक है। और हम लॉन्च भी कर चुके हैं बड़ी मात्रा में कई प्रकार के सैटेलाइट, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। अब उसमें जो उपग्रह होते हैं तो उपग्रह को उपग्रह के भी अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो आज की कक्षा मैंने काफी सारा डिस्कस कर रखा है अभी और उसमें समय भी हो गया है हमारा, मगर हाँ इसमें चीज और बाकी है हमारा, ठीक है। तो इसका जो अगला हिस्सा जो क्लास में डिस्कस करेंगे मतलब इसी सेगमेंट में करंट अफेयर्स के अंतर्गत जीएस मंथन प्रोग्राम में, तब हम जो इसमें इसमें जो है अब एक प्रकार से और जो बचा हुआ है हमारा क्षेत्र, इसमें इसमें जो बचा हुआ है वो क्या है, जैसे इसमें और क्या बताना है मुझे, जैसे उपग्रह के लिए प्रक्षेपण यान होता है। तो ये तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया इसरो के बस उनके संगठन को लेकर के ये, तो उसके बाद इसमें जो है उपग्रह के जो प्रक्षेपण यान होते हैं, तो उपग्रह प्रक्षेपण यान का मतलब क्या है, जैसे कि शुरुआती हम लॉन्च कैसे करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉकेट। अब रॉकेट का मतलब क्या है,
जैसे कि ठीक है दीपावली के समय भी रॉकेट चलाते हैं, अलग बात है, मगर वो रॉकेट चलाने ऐसे वाला नहीं है, वो तो बस ठीक है यहाँ थोड़ा सा पहुंच के बस वो फू हो जाता है। मगर हम किस तरह के रॉकेट की बात कर रहे हैं, 35,000 किलोमीटर तक पहुंचाने वाली तक रॉकेट की बात क्षमता बात कर रहे हैं। तो हम इतनी क्षमता कैसे हासिल किए? तो पहली पीढ़ी के अंतर्गत, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हमने कैसे डेवलप किया? ठीक है, इनके साथ साथ जो है जो हमने जो है जो पृथ्वी के जो कक्षा बताया मैंने, पृथ्वी के अलग अलग कक्षा। अब पृथ्वी के अलग कक्षा मतलब क्या है, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, उसके बाद फिर GSO मतलब जिनको GTO कहते हैं, जियो स्टेशनरी जो है ऑर्बिट कहते हैं, और एक उसके बाद में क्या है, हाई जो अर्थ ऑर्बिट है 35,786 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर, वो कक्षा पृथ्वी की विभिन्न जो कक्षा है। अब इनके साथ साथ जो है हमारे जो सैटेलाइट, हमने आर्यभट्ट से 1975 में आर्यभट्ट से हमने कैसे अभी वर्तमान CMS तक पहुंचे हैं। इनसेट प्रोग्राम भी है, फिर IRS प्रोग्राम भी है। तो इनसेट प्रोग्राम क्या है और उस तरफ IRS प्रोग्राम का है, हम इनको भी देखेंगे। और उसके बाद फिर जो है इसमें दोनों प्रोग्राम जो उसके अंतर्गत हमारा जो है एक संचार उपग्रह है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, संचार उपग्रह, और दूसरा क्या है, सदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, दूर से जो है वहां सूचना उपलब्ध करवा, दूर में रह करके सूचना उपलब्ध करवाता है, जैसे कि वहां पर जंगल है कि नहीं है, बाढ़ आने की संभावना है कि नहीं है, जमीन के अंदर कौन से खनिज मौजूद है, वो हमें कौन बताता है? उसको बोलते हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं ये। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करूंगा मैं। और इस प्रकार से समझ लो कि हम अगर ऐसा अगर करेंट में जो जो मुद्दे आ रहे हैं उनको अगर डिस्कस करते चले गए तो मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारी समझ अच्छी रहेगी। ठीक है, और इससे जो है प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, अभी मैंने देखो इसमें क्वेश्चन मैंने जो है ये प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को बनाया जा सकता है जैसे थोड़ा सा ऊपर, अच्छा इधर ऐसा है। ठीक है, चलो इसको हल कीजिए। प्रश्न ये है इसमें, CMS-03 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, पहले स्टेटमेंट, यह हाल में स्वदेशी तकनीक से प्रक्षेपित भारत का सबसे भारी उपग्रह है। पहला स्टेटमेंट है, क्या सही है ये? सही है ये। ठीक है, दूसरा, इसका उपयोग भारत के भूभाग और सीमावर्ती महासागर क्षेत्र में संचार सेवाओं और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। 2 सर्विसेज के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है, अभी हम CMS-03 जो लॉन्च किए हैं, ये कह रहा है स्टेटमेंट कि ये जो है इनसे संचार सेवाएं भी मिलने वाले हैं हमें, और साथ में जो है रिमोट सेंसिंग सेवाएं भी मिलने वाले हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हुँ? संचार सेवाएं तो हमें मिलेंगे, मगर जो है हम ये रिमोट सेंसिंग सेवाएं नहीं देने वाले हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि दूर में रह करके नीचे जमीन में क्या हो रहा है उसकी सूचना दे दे हमें। ये वैसा नहीं है, यहाँ पर जंगल की अगर हम कहीं जंगल कितना घना है ये नहीं बताने वाले हैं, ये सूचनाओं को बस डेटा देने वाले हैं, उस पट्टूर क्षेत्र में क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो ये एक्चुअल में क्या, एक संचार उपग्रह है, और संचार उपग्रह जो है वो रिमोट सेंसिंग का काम नहीं करता है। रिमोट सेंसिंग के मतलब होता है दूर संवेदी बोलते हैं उनको। दूर संवेदी का मतलब क्या है, दूर में रह करके वहां पर किस प्रकार का चित्रण है, वहां पर दूर से रह करके बताना कि वहां पर जंगल घने हैं कि विरल है। दूर से ये देखकर बता देना कि वो उस पटुआ क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर खेती बाड़ी है, और कहाँ पर घास है, ठीक है, और कहाँ पर बंजर है, उनका मूल्यांकन बता दे। तो ऐसे जो सैटेलाइट होता है इस तरह का, उससे क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। मगर ये जो CMS-03 है, ये रिमोट सेंसिंग के काम नहीं करने वाले हैं। ये केवल क्या है, संचार उपग्रह है, मल्टीबैंड संचार उपग्रह बताया मैंने। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। इसका मतलब यहाँ केवल 1 और 2 कह रहे, तो ये भी तो दूसरी स्टेटमेंट यही नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, 2 यहाँ पर भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब तीसरी स्टेटमेंट, इसका जीवन काल लगभग 15 वर्षों का है। सही स्टेटमेंट, उत्तर क्या हो गया, 1 और 3।
देखो प्रश्न ऐसे गल होते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह से समझने की आना चाहिए, मतलब ये सभी को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में जो है प्रश्न आते हैं और जानते हुए भी हम सूचना हमारे पास में है, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो उसके प्रश्न गलत हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ये तो हो गया प्री की प्रश्न। अब इसी में जो है देखो, इसी में अब मुख्य परीक्षण जैसे कि है, अब मुख्य परीक्षण जैसे कि ये प्रश्न है आपके पास में है, ठीक है, प्रश्न जो है बहुत ध्यान से देखिए इसमें। अब इनको प्रश्न को जो है हम अब इनका जवाब दिया जा सकता है, इनको हल कर सकते हैं अब इसमें, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या है, सीएमएस 03 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। तो मैंने जो थोड़े पहले बताया है उनको रट्टे मान लीजिए, उनको फिर अगर 2 नंबर के आए तो 2 नंबर में लिख दीजिए उनको, अगर मान लो वहां 4 नंबर में आए तो 4 नंबर में, 6 नंबर में आए तो 6 नंबर में, ठीक है, लिखा जा सकता है। इनके साथ साथ इसकी इसरो के द्वारा हाल ही प्रक्षेपित उपग्रह सीएमएस 03 के महत्व को रेखांकित कीजिए, महत्व बता दीजिए उनको, तकनीकी रूप से क्या महत्व रखता है, ठीक है, ये जो उनकी पहुंच की स्तर में क्या महत्व रखता है, रणनीतिक रूप से क्या महत्व रखता है, सामरिक रूप से क्या महत्व रखता है, ठीक है। तो यही बताना है एक्चुअल में इनका। और दूसरा क्या है, सीएमएस 03 का उपयोग बताइए, तो उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं, संचार के क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी बैंड ट्रांसपोंडर है इसमें, और मल्टी बैंड है इसका मतलब ये बहुत उन्नत एडवांस जो है इस तकनीक के प्रयोग किया गया है इसमें ये। अब उसमें जो है हमें संचार सेवाएं, तो संचार सेवाएं किनको उपलब्ध करवाएगा, पनडुब्बियों को। अब कितने क्षेत्र में, तो कवरेज क्षेत्र क्या है, पूरे भारत की भूमि, ठीक है, भारत की पूरी भूमि प्लस जो हमारा जो सागरीय क्षेत्र है प्लस हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें वो संचार सेवाएं बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध करवाने वाले हैं, ठीक है। किनको किनको, नौसेना को हमारी, और उससे जो है हमारी नौसेना क्या है, मजबूत होगा, कोस्टल गार्ड को उनको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है वहां पनडुब्बी है, युद्धपोत है, ठीक है, हमारे जो है जो वहां जो है व्यापारिक जहाज है, उनको जो है रियल टाइम बेसिस पर डेटा उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। तो इससे जो है भारत की जो है जो हिंद महासागर में जो रणनीतिक जो महत्व है उसमें बढ़त हासिल हुई है। तो एक प्रकार से क्या है, तो उनके उपयोग हमें ये सब बताना है, मतलब हमें कई क्षेत्र में इनको उपयोग कर सकते हैं। संचार उपग्रह है, मगर इसका रक्षा में प्रयोग करेंगे हम, व्यापारिक जो जो गतिविधियां चलती है उनमें हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस पूरी हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी नजर रखने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये सब इसका क्या है, उपयोग बताया जा सकता है। इससे इसका इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ये देखो प्रश्न पूछने का ऐसा तरीका होता है, ठीक है। अब पीएससी की जब भी आप तैयारी करें तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे तौर पे अगर एक ही भाषा से तैयारी कर ले, जैसे कहीं बताया करेंट में, आप बताओ कि जो करेंट में जैसे अब सीएमएस जो बताया मैंने, इसके जितने एस्पेक्ट है क्या हमें समझ में नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। मतलब हमें जो है इसके सभी आयाम को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब प्रश्न अगर मान लो सीएमएस के बारे में या फिर एलवी M3 M5 के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो बताया जा सकता है ना, तो हमें ऐसे समझना है एक्चुअल में। इसलिए कह रहा हूं कि प्री और मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें बिल्कुल क्लियर माइंड रखना है कि पीएससी की तैयारी जो है हमें इंटीग्रेटेड तरीके से ही करनी है, ठीक है। 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी लगे, पूरे सिलेबस को एक बार बहुत ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। और बहुत ढंग से पढ़ने का मतलब है कि सिलेबस को कई बार पढ़ना है हमें, ठीक है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा कैसे पूछते हैं, मुख्य परीक्षा कैसे प्रश्न पूछते हैं, उन सबको भी तैयार करना है, ठीक है। ये जो प्रश्न बताया मैंने, इस प्रश्न को आप लिख करके आना, उनको लिखना, अपने शब्दों में लिखना, जैसे मैंने जो बताया है उनको अपने शब्दों में, और प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न बताया मैंने, ठीक है। ये सब जो है आप लोग ये प्रश्न मुझे लिखकर दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अलग से प्रॉपर एक नोट डाउन करना उनको प्रॉपर मेंस के हिसाब से, और बस प्रश्न लिखते चले जाना उनको वो, ठीक है। तो बाकी जो है अब अगला जो सेशन होगा मेरा, तो उसमें बाकी जो चीज बची हुई इसकी बेसिक चीज उसमें इसमें इसरो से संबंधित और सैटेलाइट से संबंधित मैं उसको भी डिस्कस करूंगा मैं ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करते हैं, और बाकी हम जब अगले सेशन करूंगा इनका मैं मे भी कल तो नहीं परसों करेंगे इसमें, तब उसमें फिर डिस्कस करेंगे ये, ओके।